नमस्कार दोस्तों, एआईबीपीए टीवी में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच में पैनलिस्ट के रूप में उपस्थित आदरणीय एचएल गुजरात जी, जिसे भारत के नाम से जानते हैं, भारत के जो एक डायवर्सिटी मैन हैं। और आज का जो ऑनलाइन चर्चा का विषय है वो आजादी का आंदोलन कैसे लड़े, बहुजन अपनी आजादी की लड़ाई कैसे लड़े। और मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ एक लेखक, विचारक और आज के जमाने के बहुत बड़े चिंतक आदरणीय एचएल गुजरात जी से। और मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक कि बहुजनों की आजादी का क्या तात्पर्य है? क्या सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करनी ही उनकी आजादी है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका चैनल बहुत ही पॉपुलर है। आप इसके माध्यम से बहुजन समाज की जो कंटेम्प्रोरी इश्यूज हैं उनको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उठा रहे हैं और आपकी बात काफी दूर तक जा रही है। तो ऐसे चैनल में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए तो सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपके चैनल के जो अभ्यस्त दर्शक हैं, जो हैबिचुएट ऑडियंस हैं, मैं उनको अपनी ओर से भीम सलाम पेश करना चाहता हूँ। जी जी जी। बहरहाल साहब, आपने जो सवाल खड़ा किया है जी, बहुजनों की आजादी का तात्पर्य क्या है जी, क्या यह सामाजिक और आर्थिक विषमता से मुक्ति का प्रश्न है या कुछ और? जी, आपने अपने सवाल में ही काफी हद तक जवाब दे दिया है। जी, जी, इसका आर्थिक और सामाजिक विषमता से मुक्ति से रिलेशन है। जी, लेकिन इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए सर थोड़ा सा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा और इस क्रम में हमको शासक और गुलाम का डिफरेंस समझना पड़ेगा। जो रूलर है, जो रूल्ड है, शासक और जो गुलाम है, उनके बीच क्या फर्क है। बिना इस फर्क को समझे हम आजादी का जुड़ा जो तात्पर्य उसका हम अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो सर, शासक और शोषक में आपका शासक और गुलाम में फर्क ये है कि जिस तबके का शक्ति के स्रोतों पर डोमिनेंस रहता है, कब्जा रहता है, वो होता है शासक। और जो शक्ति के स्रोतों से आवाज कम आ रही है सर, प्लीज आवाज कुछ कम आ रही है सर। अच्छा, आवाज बढ़ जा रही है अभी और करीब आ गया। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, हाँ सर जी, ओके। तो मैं ये कह रहा था, शासक और गुलाम में सर मुख्य जो डिफरेंस है, जो असल पार्थक्य है, वो ये है कि जिस तबके का शक्ति के स्रोतों पर डोमिनेंस होता है, कब्जा होता है, वो होता है शासक। और जो शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत होता है, दूर होता है, एक्सक्लूड होता है, वो होता है गुलाम। अब यहाँ पर जरा ये आपको शक्ति के स्रोतों का अर्थ जानना पड़ेगा सर। समाज में शक्ति के 4 मुख्य स्रोत हैं। आर्थिक में ऑल अर्निंग एक्टिविटीज आ जाती है। नेक्स्ट राजनीतिक में ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। मसलन आज की तारीख में लीजिए तो आपका ग्राम सभा, नगर यह है, शहरी निकाय, संसद और विधानसभा, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी इत्यादि जो है, ये क्या है, पॉलिटिकल विंग में आते हैं, राजनीतिक संस्थाएं में आती हैं। तो शक्ति का दूसरा स्रोत जो है राजनीतिक है और तीसरा स्रोत शैक्षिक, एजुकेशनल, शिक्षा, और चौथा स्रोत रिलीजन है, धर्म है। धर्म के विषय में आपको ये बतलाना चाहता हूं कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आए हैं, जितने भी विचारक पॉपुलर हुए हैं, उनमें अधिकांश ने धर्म को शक्ति के एक स्रोत के रूप में इग्नोर किया है। धर्म को शक्ति के स्रोत के रूप में मान्यता नहीं देते। मुंह, नाम के सामने मुंह ढक गया, थोड़ा सा ये आवाज नहीं जा रही है क्या?
जी जी जा रही आवाज जा रही बस अब ओके। अच्छा, तो सर मैं ये बता रहा था कि जितने भी आपको सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले हैं, उन्होंने शक्ति के स्रोत के रूप में धर्म की शक्ति को इग्नोर किया है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है और शक्ति के स्रोत के रूप में इसकी अहमियत आर्थिक शक्ति से जरा भी कम नहीं है। जी जी। तो जो धर्म है वो आपको आर्थिक शक्ति के समतुल्य है। तो मैंने क्या बताया कि समाज में शक्ति के 4 स्रोत होते हैं। आर्थिक, जिसमें ऑल अर्निंग एक्टिविटीज आ जाती है, दूसरा राजनीतिक, तीसरा शैक्षिक और चौथा धार्मिक। इन 4 स्रोतों पर जिसका कब्जा होता है वो होता है शासक, और जो इन स्रोतों से बहिष्कृत रहता है, दूर होता है, वो होता है गुलाम। अब यदि भारत की हिस्ट्री में आप जाएं सर, हजारों साल से आप पाएंगे कि आपका बहुजन समाज ऑलमोस्ट गुलामों की स्थिति में रहा है। जी। कैसे? जिस वर्ण व्यवस्था के तहत भारत का समाज हजारों साल से परिचालित होता रहा है, वो वर्ण व्यवस्था सर मुख्यतः शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की व्यवस्था रही है। जी। जो शक्ति के 4 स्रोत है, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक, इसमें जो है क्लियरली बांटने का एक प्रावधान रचा गया है। वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के लिए प्रोफेशन तय रहे, पेशे तय रहे, कर्म उनके तय रहे। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों के लिए रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है। रिलीजियस मतलब जो है पौरोहित का काम वही करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन के रूप में आइए तो अध्ययन अध्यापन उनके हाथ में रहा। राज्य संचालन में कैसी माने एडवाइस का काम करना ये उनके हक में रहा। तो इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस प्रोफेशन वर्ण व्यवस्था में जो है आपको ब्राह्मणों के हाथ में, क्षत्रियों के हाथ में राज्य संचालन, वैश्यों के हाथ में आप देखेंगे कि पशुपालन, व्यवसाय, वाणिज्य इत्यादि समस्त चीजें रहे। तो आप अगर गौर करें तो जो हिंदू धर्म का प्राण वर्ण व्यवस्था रही है, इस हिंदू धर्म की प्राणाधार वर्ण व्यवस्था के तहत हजारों साल से शक्ति के स्रोतों का बंटवारा किया गया, जिसमें शक्ति के सारे स्रोत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के मध्य जो है वितरित होकर रह गए। आपका समाज हजारों साल से गुलाम है, जैसा मैंने दावा किया, तो इसलिए कि आप देखेंगे कि हजारों साल से जो शक्ति के 4 स्रोत है, इन स्रोतों से आपका बहुजन समाज जो है बहिष्कृत रहा। वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के लिए जो शूद्र, अतिशूद्र, इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, सबको आप शामिल कर सकते हैं। इनके लिए हजारों साल से जो शक्ति का पहला स्रोत है आर्थिक गतिविधियों में इनको पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं रहा। भूमि अगर अर्थोपार्जन का एक माध्यम रहे तो भूमि में ये सब क्या करते रहे, ये अर्थोपार्जन की गतिविधियों में सिर्फ प्रोडक्शन करते रहे, लेकिन प्रोडक्शन के सुफल पर इनका कोई अधिकार नहीं रहा। प्रोडक्शन जो है उनको मिलता रहा जो वर्ण व्यवस्था का सुविधा भोगी वर्ग है, अर्थात सवर्णों के हाथ में जाता रहा उनका सुफल। तो इनके इंडिपेंडेंट रूप से हजारों साल से आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का कोई अवसर नहीं रहा। दूसरा ये राजनीतिक, बहुजनों के लिए राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो बिल्कुल अधर्म रहे। तीसरा जो शक्ति का स्रोत है शैक्षिक, हजारों साल से समाज को एजुकेशन सेक्टर से बिल्कुल दूर रखा गया। इस हिसाब से आप देखें तो सारी दुनिया के इतिहास में अपने आप में एक एक्सेप्शन क्रिएट होता है कि दुनिया के किसी भी देश में, जहां हर जगह माने आप समझिए कि गुलामों का वजूद रहा, लेकिन दुनिया के किसी भी देश में जो गुलाम है उनको एजुकेशन से वंचित नहीं किया गया। जो आपका रोमन एज में जो स्लेवरी थी, आप देखें कि वहां के गुलामों को लिखने पढ़ने का मौका था। इवन जो निग्रो स्लेवरी की जिस तुलना हम करते हैं दलितों से, शूद्रों से, आप देखें कि जो ब्लैक ये गुलाम थे उनको लिखने पढ़ने की कोई मनाही नहीं थी, वो थोड़ा बहुत पढ़ सकते थे। मार्क्सवादी भाषा में जिस सर्वहारा के लिए मुक्ति की लड़ाई लड़ने की बात कही जाती है, वो मार्क्स का सर्वहारा जो है कहीं से भी लिखने पढ़ने की गतिविधियों से जो है महरूम नहीं रहा। न उसको पॉलिटिकल गतिविधि से दूर रखा गया, न उसको रिलीजियस एक्टिविटी से दूर रखा गया। लेकिन बहुजनों के साथ देखिए कि हजारों साल से आर्थिक गतिविधि से जो है दूर रहे, प्लस जो है आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रहे, एजुकेशन सेक्टर से किस तरीके से दूर रहे कि आपको पता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाकर के इनको एजुकेशन सेक्टर से जुड़ने का मौका मिलता है। और जहां तक धर्म का सवाल है, आज भी धार्मिक सेक्टर से पूरी तरीके से शूद्र, अतिशूद्र जो है बहिष्कृत है। इनके लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, अधर्म है।
हालांकि संविधान के अधिकारों के तहत कुछ लोग मंदिरों में भले ही जाते हैं, पूजा पाठ जरूर करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक ये उनकी गतिविधि जो अधर्म है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका जो बहुजन समाज है हजारों साल से जो शक्ति के 4 स्रोत है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, इससे बहिष्कृत है। जी। बहिष्कृत रहने का मतलब ये गुलाम रहा। इन्हीं गुलामों को गुलामी से लिबरेट कराने के लिए, गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए ही आपके बहुजन नायकों ने संघर्ष चलाया, जो आधुनिक युग में महामना फूलों से शुरू होता है। फूले जो है गुलामगिरी में पहली बार जो है रिप्रेजेंटेशन की बात उठाते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात उठा करके जो है सर्विस सेक्टर में वो भागीदारी दिलाने का एक आइडिया जो है अंग्रेजों के समक्ष रखते हैं या अपील करते हैं। उसी आइडिया को परवर्ती काल में अविनाश लगता है आदरणीय दुसाद जी से हमारा संपर्क जो है अभी कटा है, लेकिन जल्दी शीघ्र ही चैनल पर लौटेंगे। साथियों, AIBCA टीवी जो है विभिन्न मुद्दों पर लेकर के आता है। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है इस बहुजन समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, दबे कुचले वंचित समाज के लिए, उनके संघर्ष को यदि हमारे महापुरुषों को किए गए उस बलिदान को नहीं बताया जाएगा तो मैं समझता हूं कि जो है ये एक बेईमानी होगी। जब तक हमें हमारे समाज के उन महापुरुषों के बारे में नहीं बताया जाएगा तब तक जो है ये बहुजन आंदोलन सफल नहीं होगा, क्योंकि विचार की शक्ति बहुत बड़ी होती है और विचार से व्यवहार बनता है। तो विचार देने के लिए विचार की आवश्यकता होती है। जी सर। हाँ सर, तो मैं कह रहा था कि हजारों साल से जो शक्ति के 4 स्रोत है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, इससे बहिष्कृत रहने के कारण आपका जो बहुजन समाज है ये आपको हजारों साल से गुलामों की स्थिति में रहा, जिसे आजादी की जरूरत थी। इस गुलामी से लिबरेट करने के लिए, इन्हें आजाद करने के लिए ही आधुनिक युग में आपके बहुजन नायकों का संघर्ष शुरू होता है। महात्मा फुले से शुरू होकर के साहू जी महाराज, पेरियर, उसके बाद से तमाम जो अपने लोग हैं उनकी सारी एक्टिविटी पर यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे सर कि इनकी गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य था सोर्सेज ऑफ पावर में, शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाना बहुजनों का उनकी एक्टिविटीज का प्रधान लक्ष्य था, जिसकी शुरुआत जो फुले से होती है। परवर्ती काल में आप जानते हैं कि साहू जी महाराज जो है 26 जुलाई 1902 को नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन जो आरक्षण देते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है? लगता है फोन आ गया है। फोन मत रिसीव करिए सर, बीच में फोन काट दीजिए सर। फोन नहीं रिसीव करिए सर प्लीज। जी सर, ये फोन मत रिसीव करिए सर। जी, गतिविधियां हमारी जो है चलती रहनी चाहिए। कनेक्टिविटी की परेशानी के कारण जो है व्यवधान हो रहा है। साथियों, धैर्य बनाए रखें। शीघ्र ही आज हमारे बीच में अचल दुसाद जी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार रख रहे हैं। आप लोग धैर्य के साथ सुनते रहें। जी सॉरी सर। हाँ, कोई बात नहीं। फोन तो हम जिन बहुजन नायकों का सर जो है स्मरण करते हैं, जिनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं, आप उनकी एक्टिविटीज को ध्यान से आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी सारी कोशिश क्या थी, बहुजनों को शक्ति के स्रोतों में भागीदारी दिलाने की थी। इस तरीके से ये आपके हजारों साल के गुलामों को लिबरेट करना चाहते थे, आजाद कराना चाहते थे। जी। इस क्रम में जो है फूले से लेकर के आपका साहू जी महाराज, पेरियार इत्यादि का जो प्रयास होता है, ये प्रयास तुंग पर पहुंचता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वजूद पीक पर पहुंचने के बाद से। राजनीतिक परिदृश्य में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं, उनके संघर्षों के फलस्वरूप जो है भारत में रिजर्वेशन जो है संविधान में स्थान पाता है। और संविधान में जो रिजर्वेशन स्थान पाता है तो आप गौर करके देखेंगे रिजर्वेशन कुछ नहीं, शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाने का माध्यम है।
जी जी हजारों साल से जो हिंदू धर्मशास्त्र है, हिंदुओं का जो संविधान है, हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शक्ति के जी स्रोतों से जो आप बहिष्कृत रहे, मॉडर्न जी संविधान के द्वारा बाबा साहब आपको शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाते हैं। रिजर्वेशन कुछ नहीं, शक्ति के स्रोतों में भागीदारी का एक माध्यम है जो कानून के द्वारा जो है दिलाया जाता है। जी 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 जो लोग रिजर्वेशन को आपका ये कहते हैं क्या कहते हैं, करुणा का बतलाते हैं, दया या खैरात बतलाते हैं, खैरात कुछ नहीं है। रिजर्वेशन है शक्ति के स्रोतों से साजिशन या जबरन बहिष्कृत किए गए लोगों को कानूनन शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाने का माध्यम का नाम है रिजर्वेशन। जो जबरन सोर्सेज ऑफ पावर से एक्सक्लूड रहे उनको कानूनन इंक्लूड कराने का माध्यम है राज्य रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब के रिजर्वेशन के फलस्वरूप ही आप देखिए कि तमाम चीजों में आपको जो है हिस्सेदारी मिलनी शुरू होती है। जितने भी शक्ति के स्रोत हैं, संविधान आपको ऑल अर्निंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अधिकार देता है, अवसर देता है। संविधान के द्वारा ही बाबा साहब जो है प्रयास करते हैं और कम से कम दिया है SC ST को जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, 25% 23% के आसपास भागीदारी इनको मिलती है। जी जी बाबा साहब के रिजर्वेशन के फलस्वरूप ही जो है जो एजुकेशन सेक्टर, शक्ति का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है एजुकेशन, जिसे जो हम बहिष्कृत रहे, आपका संविधान जो है एजुकेशन सेक्टर में आपको एंट्री दिलाने का एक माध्यम बनता है। परवर्ती काल में इसका देखिए कि क्या इम्पैक्ट होता है कि 2006 में जो है OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है तो हजारों साल से जो एजुकेशन सेक्टर से वंचित है उनको पूरी तरीके से जो है एजुकेशन सेक्टर में अपना हुनर दिखलाने का मौका मिलता है। ये अगर सोर्सेज ऑफ पावर है तो इस पावर को एंजॉय करने का मौका जो है संविधान आपको देता है। जी 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 संविधान के कारण आप ये मान के चलिए कि मंदिरों में दलितों की एंट्री जो है वर्जित है, ये नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जा सकते हैं। और जाने की इजाजत कौन देता है? संविधान देता है। हालांकि मंदिरों में घुसने पर लोग अगर दंडित करते हैं तो संविधान के माध्यम से फिर उनको दंडित भी हो जाना पड़ता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको ऑल सोर्सेज ऑफ पावर में एंट्री का एक माध्यम दिलाया रिजर्वेशन के माध्यम से। ये है तो हजारों साल से जो शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत रहने के कारण आपका बहुजन समाज गुलाम था, वो हमारे आधुनिक महापुरुषों के संघर्षों के फलस्वरूप संविधान के माध्यम से शक्ति के स्रोतों में अपनी एंट्री पाता है। तो पहले जो SC ST को मिलता है, बाद में चल के 7 अगस्त 1990 को जो है इनको आपका पिछड़ों को भी जो है रिजर्वेशन मिलता है। तो संविधान के द्वारा जो शक्ति के स्रोतों में भागीदारी का जो हमको अवसर मिलता है सर, इससे जो है हम गुलामी से धीरे धीरे लिबरेट होना शुरू करते हैं। लेकिन ये चीज जो है, ये बात आपके शासकों को अच्छी नहीं लगी, सुपाच्य नहीं लगी, इस बात को हजम नहीं कर सके। हजम न करने के बाद से नतीजा क्या होता है कि आज की तारीख में आप नए सिरे से असेसमेंट करें कि शक्ति के स्रोतों में आप कहाँ हैं। शक्ति का एक स्रोत जो है आर्थिक में आज की तारीख में सर 10% लोगों का 90% वेल्थ पर कब्जा हो चुका है। 10% लोगों का आपका 2018 में ऑक्सफाम की रिपोर्ट जो आती है, उस रिपोर्ट से पता चलता है कि 10% लोगों का 90% वेल्थ पर कब्जा हो चुका है। और वही रिपोर्ट बतलाती है कि बिलो जो 60% आबादी है वो सिर्फ 4.8% वेल्थ पर सरवाइव करने के लिए मजबूर है। तो आज की तारीख में शक्ति का जो एक प्रमुख स्रोत है आर्थिक सेक्टर में आप कहाँ हैं, इसका अंदाजा यही लगा लीजिए कि टॉप की 10% आबादी का जो है 90% वेल्थ पर कब्जा है। अर्थात जो है विशाल 90% वंचित आबादी जो है 10% वेल्थ पर सरवाइव करने के लिए मजबूर है। तो आप आर्थिक दृष्टि अगर अर्थ एक शक्ति का स्रोत, आप इस हिसाब से आप ये देख लीजिए इनका स्टेटस क्या है, बिल्कुल गुलाम हो जाए। शक्ति का दूसरा स्रोत आइए राजनीतिक। आज की तारीख में संविधानगत प्रावधानों के तहत भले ही आपका जो है संसद विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन है बहुजनों का, लेकिन वहां जो कानून बनते हैं, जो आपका जो नीतियां बनती है, उस पॉलिसी को जो है प्रभावित करने की क्षमता आप में कितनी है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि पूरे देश में जो मंत्रिमंडल है, राज्यों से लेकर के केंद्र तक जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडलों में प्राय 80 से 90% कब्जा जो है
भारत के उसी सुविधा भोगी वर्ग का है जिसको हजारों साल से हिंदू धर्म के प्रावधानों के द्वारा शक्ति के स्रोतों से समृद्ध किया जाता है। जी जी। तो एक आर्थिक शक्ति से आप जो है आर्थिक सेक्टर से प्राय जो है आपकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% है, वो 90% है। उसी तरीके से पॉलिटिकल सेक्टर में आइए, पॉलिटिकल सेक्टर में भले ही आपके, जैसे हमने कहा कि प्रतिनिधि आपके पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन आपके लोग मंत्रिमंडल में नहीं है। मंत्रिमंडलों पर कब्जा जो है प्राय 90% जो है उनका। जी। जो कानून बनती है, पॉलिसीज बनती है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में 80 से 85% जो है दबदबा उनका है। राजनीति का ही एक इंस्टीट्यूशन जो हम न्यायपालिका को मानते हैं। न्यायपालिका में कहाँ है आप अंदाज लगा लीजिए। तो शक्ति के दो स्रोत आर्थिक और राजनीतिक आप यहाँ पर ये है 90% उनका कब्जा है। अब आइए तीसरा सेक्टर जो होता है शक्ति के, शैक्षिक। आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि आपने 2019 में 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के और हमारे लोगों का जो है एजुकेशन सेक्टर में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन और उनको सही शेयर मिले, इस दिशा में आपके संघर्षों को हम सलाम करते हैं। आपने काफी खींच किया है, लेकिन आपके पास तमाम आंकड़े भी हैं। आपके आंकड़ों का लाभ उठा करके हमने ढेरों आर्टिकल लिखे। आप जाइए उच्च शिक्षा में, सीधी सी बात है कि प्रोफेसर ग्रेड की जो नौकरियां हैं, आपको एसोसिएट से लेकर के जो डायरेक्ट प्रोफेसर तक, ऑलमोस्ट जो है 80 से 90% दबदबा उनका है। एम आई राइट? जी 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 बिल्कुल। 80 से 90% दबदबा जो है भारत के जन्मजात सुविधा भोगी वर्ग का है। तो शक्ति के 3 स्रोत देखें। आर्थिक सेक्टर में क्या है कि 90% कब्जा जो 10% आबादी का है। जो पॉलिटिकल सेक्टर है, पॉलिटिकल सेक्टर में ब्यूरोक्रेसी से लेकर के न्यायपालिका और दूसरे जो तो मंत्रिमंडल है, उसमें 80 से 90% ये है। तीसरा जो शक्ति का स्रोत है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में आप देखिए क्या स्थिति है। आप जैसे हमारे कुछ गुरुजन जो हैं हायर एजुकेशन में है, लेकिन हायर एजुकेशन में आपका क्या स्टेटस है? जहां तक मेरी जानकारी है, 32 दांतों के बीच जो जीभ की हैसियत होती है, वही स्थिति हमारे बहुजन गुरुजनों की है। करेक्ट। अर्थात आप एजुकेशन सेक्टर से पूरी तरीके से बहिष्कृत हैं। और अभी जो सरकार की पॉलिसी है, जैसे आपने देखा कि बस अड्डे और तमाम बस अड्डे, रेल अड्डे, तमाम चीजें जो बिक रही हैं, तो सरकार का अगला टारगेट जो है अब कोई एजुकेशन सेक्टर, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो है, जो सरकारी सेक्टर में जहां हमारे ढेरों लोग जो है आपकी तरह वो ये कर रहे हैं, अपने शिक्षण का काम कर रहे हैं, उनको बहिष्कृत करने के लिए और एजुकेशन से हमारे लोगों को दूर करने के लिए अगला टारगेट बनाया जा रहा है इनका। तो शक्ति के जो 3 स्रोत हुए, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक, वहां देखिए उनकी स्थिति क्या है। अब आइए चौथा सेक्टर, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है और शक्ति के स्रोत के रूप में इसकी अहमियत जो है आर्थिक शक्ति से जरा भी कम नहीं है। आप इस सेक्टर में आइए, वहां 1.5%, इसी सुविधा भोगी वर्ग के 1.5% लोगों का प्राय जो है 100% कब्जा है। एक एक मंदिरों में जो दौलत छुपी हुई है, कई स्टेट्स के जो है बजट के समानांतर जो है आपके मंदिरों में ये है। धार्मिक सेक्टर में बेशुमार धन है, उनके सामने जो है क्या बताया। तो शक्ति के जो 4 स्रोत होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, इन चारों सेक्टरों में आज की तारीख में जो है, जो इस देश का जन्मजात सुविधा भोगी तबका है, उसका एवरेज 80 से 90% कब्जा हो चुका है। रेस्ट जो है वंचित आबादी, जिसको हम 90% या 85% कहते हैं, ये ऑलमोस्ट जो है 10 से 15% जो है शक्ति के स्रोतों पर जीवन निर्वाह करने के लिए अभिशप्त है। अर्थात जो है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो है ऑलमोस्ट नए सिरे से गुलामों की स्थिति में आ चुकी है। हमारे बहुजन नायकों ने जो संघर्ष चलाया कि सोर्सेज ऑफ पावर में इनको हिस्सेदारी दिला के गुलामी से पूरी तरीके से लिबरेट कर देंगे, तो गुलामी से मुक्ति की एक प्रक्रिया तो चल रही थी, लेकिन नए सिरे से आज की तारीख में जो है, विशेष करके आपके मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद से जो कुछ हालात बने हैं, नई सदी में आइए, सन 2001 के बाद से जो हालात बने हैं, उस हालात के फलस्वरूप जो है आपका जिस तरीके से प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था का शुरुआती जो ये था स्वरूप था, उस स्टेज में इस देश के सुविधा भोगी वर्ग का जो डोमिनेंस था, ऑलमोस्ट आज की तारीख में वही हो चुका है। इसका मतलब जो है आप नए सिरे से
गुलाम बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं। अब इस गुलामी से मुक्ति का क्या अर्थ है? जो आपने कहा कि आर्थिक और सामाजिक विषमता का से मुक्ति है और कुछ, तो सीधी सी बात है कि आजादी, बहुजनों की आजादी का तात्पर्य इस बात का है शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी की लड़ाई से। यदि आपको शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी मिल गई तो आपको आजादी मिलेगी, और जब तक आपको आजादी नहीं मिली है तब तक बिना कहे आपको मान लेना चाहिए कि आप गुलामों की स्थिति में हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। सर यहाँ मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो शक्ति के जो स्रोत है उनमें हिस्सेदारी, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी जब तक नहीं होगी तब तक ये बहुजन जो है आजाद नहीं होगा। और हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलन से शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन आते आते 2001 से फिर वो हिस्सेदारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे फिर से वो एक गुलाम व्यवस्था स्थापित होने के चांसेस दिख रहे हैं। सर अगला सवाल ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे भारत की आजादी के बाद से जो इस देश के जो शासक बने, इस देश की आजादी के बाद से जो शासक बने, क्या उन शासकों ने संविधान निर्माताओं के द्वारा दी गई चेतावनी को अनदेखा किया है? जी सर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। आपको सर हम जब भी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की बात आधुनिक भारत में करेंगे तो सबसे पहले हमें जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस चेतावनी को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो संविधान सौंपने के एक दिन पूर्व उन्होंने राष्ट्र के समक्ष दी थी। संविधान उन्होंने 26 नवंबर 1949 को हैंड ओवर किया था राष्ट्र को। उसके पहले लंबे समय तक संविधान पर चर्चा हुई थी। संविधान पर चर्चा के बाद से आखिरी बार जो है बाबा साहब को जब अपनी बात रखने का मौका मिलता है वो तारीख थी 25 नवंबर 1949। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद के केंद्रीय कक्ष से एक चेतावनी दिए थे राष्ट्र को। उन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 से हम एक एडवर्स लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी हमें समानता, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी हमें भीषण गैर बराबरी। यदि इस विषमता का, यदि इस गैर बराबरी का हम नियर मोस्ट फ्यूचर में, निकटतम भविष्य में खात्मा न कर सके तो विषमता से पीड़ित जनता डेमोक्रेसी के उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने इतनी मेहनत से बनाया। तो सर बाबा साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का नियर मोस्ट फ्यूचर में खात्मा कर लेना जरूरी है। अगर नहीं इसको हम खात्मा करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो इसकी शिकार जो जनता है उसके डिस्ट्रक्शन को उड़ाने की कोशिश कर सकती है। यहाँ सर मैं आपको बतलाना चाहूंगा बाबा साहब का इस चेतावनी का कितना बड़ा महत्व है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी से। हम सब जो एक्टिविज्म चला रहे हैं सर, लेखन कर रहे हैं, तरह तरह का अपना ये समय नुकसान कर रहे हैं, अर्थदान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी गतिविधियों का लक्ष्य क्या है हमें खुद से पूछना चाहिए। मानव जाति के समक्ष ढेरों समस्याएं, बहुजन समाज के समक्ष ढेरों समस्याएं, समस्याएं गिनाएंगे तो उसकी कोई अंत नहीं है, सैकड़ों हजारों हो सकती है। लेकिन हमारी सीमाबद्धता है, हमारे अपने इंटेलेक्ट की एक सीमा है, हमारे पैसे की सीमा है, हमारे धन की एक सीमा है, हम कहाँ तक कर सकते हैं। तो हम जो अपनी एक्टिविटी चला रहे हैं उस एक्टिविटी का जो लक्ष्य होना चाहिए वो है हमारी नजरों में मानव जाति की जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या के खात्मे में हमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस मंच के बहाने जो है आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है बाबा साहब के मिशन को पूरा करने की दृष्टि से आप लोग इतना बड़ा जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो या इतना बड़ा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस बात को परखना पड़ेगा कि बाबा साहब के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या क्या है, पहले इसको टारगेट करना पड़ा। अगर नहीं करेंगे तो समस्याएं अनेक है, आप उन अनेक समस्याओं, छोटी बड़ी समस्याओं में अपनी ऊर्जा ये कर देंगे। तो यहाँ सर मैं बतलाना चाहूंगा कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी ही ह्यूमन रेस की बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ये हजारों साल से गौतम बुद्ध से लेकर के मजदक, उसके बाद से जो है रूसो, वाल्टियर, बाबा मार्क्स, अम्बेडकर इत्यादि जितने भी महापुरुष होते हैं,
आप उनके चिंतन का कंक्लूजन अगर निकालेंगे तो सर हर किसी ने घुमा फिरा के यही कहा है कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी ही मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या के खात्मे के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को राष्ट्र के समक्ष जो है एक अलार्म दिया था, एक सावधान वाणी सुनाया था कि अगर इसका खात्मा आप नहीं करते तो आने वाले दिनों में विषमता से पीड़ित जनता लोकतंत्र के उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है। और हुआ सर 2006 में विषमता से पीड़ित एक तबके ने ऐलान कर दिया कि 2050 तक हम बंदूक के बल पर डेमोक्रेसी के मंदिर पर कब्जा जमा लेंगे। अभी कल ही एक व्यक्ति आए थे, मार्क्सवादी विचारधारा से व्यक्ति जुड़े हुए व्यक्ति थे, चर्चा हो रही थी, आपके प्रतिवेशी जिले के थे, गाजीपुर के बगल से चर्चा हो रही थी। तो हमने कहा कि ये है बाबा साहब ने जो चेतावनी दिया, उस चेतावनी का महत्व आप देखिए। उन्होंने कहा कि अगर इसका खात्मा नहीं किया गया, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जो मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके परीक्षे उड़ जाएंगे, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और मैंने बताया आपको कि 2006 में जो है माओवादियों ने चैलेंज कर दिया था कि बंदूक के बल पर हम 2050 तक जो है डेमोक्रेसी के मंदिर पर कब्जा जमा लेंगे। तो उन्होंने याद दिलाया कि हाँ बात सही आप कह रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा था कि 2013 में भी इस किस्म की चेतावनी मिली थी। तो कहने का मतलब सर जो आर्थिक और सामाजिक विषमता का खात्मा जो है आपके आजाद भारत के शासकों ने नहीं किया, न करने का नतीजा क्या होता है कि बाबा साहब ने जो चेतावनी दी थी वो चेतावनी धीरे धीरे अपना रंग दिखा रही है। हालांकि ये भी है कि जो शासक दल है इससे आंखें मुदे हुए, लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, चलो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हाँ भीतर भीतर स्थिति जो है विस्फोटक बनते जा रही है। अब ये विस्फोटक स्थिति क्यों पैदा है, जैसे आपने सवाल किया कि क्या हमारे आजाद भारत के शासकों ने बाबा साहब ने जो चेतावनी दी थी, जो अलार्म दिया था, उसकी अनदेखी कर दिया, तो सर उसका जवाब यह है कि हाँ अनदेखी कर दिया। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं सर, आपके जहन में उभर सकता है कि क्यों किया। क्यों का जवाब ये है सर कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा करने के लिए उन्हें सोर्सेज ऑफ पावर का लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य बंटवारा कराना। अब यहाँ थोड़ा समय है, आपको आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की परिभाषा की तरफ जाऊंगा सर, कि ढेरों लोगों ने, लाखों लोगों ने बताया कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने जो है इसके उत्पत्ति के कारणों को ढूंढ पाया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी समस्या है तो उसका कारण है, कारण को आप ढूंढ लो, मतलब उसके ओरिजिन के कारण को आप ढूंढ लो तो निवारण का रास्ता खुल जाएगा। तो सर अपना जो संगठन है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन, जिसमें आपका भी योगदान रहता है, तो हम आप सबने मिल करके हमने जो है इसकी उत्पत्ति के जो कारणों को ढूंढने की कोशिश किया है। तो वो कारण जो नजर आया वो ये है कि जब सोर्सेज ऑफ पावर का, शक्ति के स्रोतों के लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य जब असमान बंटवारा होता है, तब जाकर के आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की उत्पत्ति होती है। यहाँ एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा सर, जैसे मैंने बताया कि शक्ति के स्रोत 4 होते हैं, उसी तरीके से आपको जो है पूरी दुनिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक विन्यास के तह में आप जाएंगे तो दुनिया का जितना भी समाज है उसमें एकाधिक विभाजन है सर, एक से अधिक उसमें डिवीजन है। मार्क्सवादी जैसे कहते हैं कि दुनिया का पूरा समाज जो है अमीर गरीब में बटा है, बिल्कुल गलत है। दुनिया के जितने भी समाज हैं उनमें लिंग, जेंडर के आधार पर विभाजन है। हर देश में स्त्री और पुरुषों का 50-50 जो है उपस्थिति है। तो एक विभाजन जेंडर के आधार पर हो गया। दूसरा विभाजन धर्म के आधार पर, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां सिर्फ एक धर्म के फॉलोवर हों, वेरियस ये रिलीजियस ग्रुप है। तो समाज में एक विभाजन जो है आपका धर्म के आधार पर है, एक विभाजन जो है आपका रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर है। वेस्टर्न कंट्री में आप जाएंगे तो काले गोरों का आप देखते ही हैं, दुनिया में हर जगह है। जाति के आधार पर है, एक डिवीजन भाषा के आधार पर है, एक डिवीजन क्षेत्र के आधार पर है। तो विभिन्न आधारों पर से दुनिया का सारा समाज विभाजित है। इन वेरियस सोशल ग्रुप्स को, जिसके हाथ में शक्ति के स्रोतों की बंटवारे की क्षमता रहती है, ताकत रहती है, होता है शासक वर्ग।
रूलर के हाथ तक ये रहती है, क्षमता रहती है सोर्सेज ऑफ पावर के बंटवारे की। तो सोर्सेज ये करता क्या है रूलर कि ये जो समाज में विभिन्न तबके हैं उसमें अपने फेवरेट ग्रुप को शक्ति के स्रोतों से लैस करने की पॉलिसी बनाता है और बाकी को जो है छांट देता है, बाकी को इससे जो है वंचित कर देता है। मसलन देखिए, आजाद भारत, गुलाम भारत में पहले जो है जो मुस्लिम समुदाय था वो भी शासक समुदाय के रूप में था। उस समुदाय को ही जो है हटा करके अंग्रेजों ने अपना डोमिनेंस स्थापित किया। तो ये जो शासक वर्ग, मुस्लिम समाज जो कल का शासक वर्ग था, आजाद भारत में सोचिए उसके साथ क्या होती है, शासक वर्ग क्या ट्रीट करता है। जो ट्रीट करता है उसका पिक्चर आपको जो है 2006 में सच्चर रिपोर्ट में दिखाई पड़ती है। जो 1000 साल तक भारत में रूलर के रूप में रहा जो मुस्लिम समुदाय, आज जो है लोग कहते हैं कि दलितों से भी बदतर उसकी स्थिति हो गई है, उसकी हालत देख करके लोग सत्ते में आ गए। तो ये कैसे हुआ? जो मैं बतलाया कि शासक ही, जो रूलर होता है जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर होती है, वही पॉलिसी बना करके सोर्सेज ऑफ पावर का बंटवारा करता है। अब भारत में क्या होता है कि भारत में का जो शासक वर्ग है उसने अपने पसंद के कुछ तबकों को तो सोर्सेज ऑफ पावर से लैस किया, लेकिन बाकी को जो है इससे डिप्राइव करने की कोशिश किया। तो यही इसी का ये होता है सर। आजाद भारत के शासकों ने अपने बांडवादी सोच के तहत सभी तबकों को समान रूप से शक्ति के स्रोतों से लैस करने की कोशिश नहीं किया। उसका एक बड़ा कारण है कि भारत दुनिया का एकमात्र सर जाति समाज है, और जाति समाज की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो ये है कि जाति समाज में व्यक्ति की सोच स्वजाति व स्ववर्ण के मध्य रहती है। इसमें बड़े से बड़े व्यक्ति में मैंने बहुत दावे के साथ अपनी तमाम किताबों में लिखा सर कि भारत की हिस्ट्री में ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई जो समग्र वर्ग की चेतना से लैस हो, ऑल सेक्शन को, ऑल सोशल ग्रुप को समान रूप से देखे, ऐसी कोई शख्सियत आज तक इस देश में पैदा ही नहीं हुई। तो भारत के लोग क्या रहे हैं? समग्र वर्ग की चेतना से शून्य रहे हैं। ऐसे ही लोगों के हाथ में आजाद भारत की सत्ता आई। तो समग्र वर्ग की चेतना से शून्य आपका शासक वर्ग जो है वेरियस सोशल ग्रुप को शक्ति के स्रोतों में वाजिब हिस्सेदारी ना दे सका। अगर वाजिब हिस्सेदारी देता तब ये जो है शक्ति के स्रोतों का जब कायदे से बंटवारा होता तो जाकर के आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की उत्पत्ति नहीं होती, और जब उत्पत्ति नहीं होती तो आपके लोकतंत्र को विस्फोटित होने लायक हालात भी पैदा नहीं होते। जी। तो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर चेतावनी को आजाद भारत के शासकों ने जो है एक तरीके से अपने स्ववर्णी हित में, अपने सोचे, ये जो आपके आजाद भारत के शासक थे सुविधा भोगी वर्ग से समान रहे, उन्होंने समान हित में जो है इग्नोर किया, वाजिब बंटवारा नहीं किया। न कराने का नतीजा जो है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी जो है बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुकी है। और आज की तारीख में मानव जाति की जो सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, इस लिहाज से अब दुनिया का टॉप कंट्री है, नंबर 1 पर है ईरान से। तो इग्नोर करने के पहले बाबा साहब की जो चेतावनी है, कितनी महत्वपूर्ण चेतावनी है, इस चेतावनी इसी में जो देश की एकता अखंडता इसी में छुपी हुई है। बाबा साहब ने जो कहा कि विस्फोटित हो जाएगा तो लोग हम ये राष्ट्रवादी बनते हैं कि देश एक रहे, हम सुरक्षित रहे हर तरह से, तो इसमें देश की एकता और अखंडता का मंत्र बाबा साहब ने दिया था। लेकिन यहाँ का शासक जमात अपनी वर्णवादी सोच के तहत, अपनी जातिवादी सोच के तहत जो इस महत्वपूर्ण बात को इग्नोर कर गया और सिर्फ अपने लोगों को शक्ति के स्रोतों से लैस करने की कोशिश की। बावजूद उसके आप थोड़ा धन्यवाद दे सकते हैं कि जो आजाद भारत के शासक रहे उनमें कहीं से थोड़ी ये थी, विवेक था। आजादी के जो वादे थे उस वादे को निभाते हुए ये वंचितों को भी कुछ कुछ देने की कोशिश किए। लेकिन सारी हिस्ट्री बदल जाती है जब 7 अगस्त 1990 को मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद से जो है आपका कि ये जो शासक वर्ग बहुजनों को अपने दुश्मन के रूप में ट्रीट करता है और इसे फिनिश करने के लिए सारी तैयारी शुरू करता है। अगला सवाल। जी सर, एक बात यहाँ पर जो है आपने एक बात बताई, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो हिस्सेदारी है और शक्ति के स्रोतों का जो वाजिब बंटवारा है वो अभी उसको करने में नाकामयाब रही है आजाद भारत की सरकारें।
तो यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि उन्होंने कौन कौन सी रणनीति अपनाई है कि इनको वाजिब हिस्सेदारी ना मिले। आजाद भारत के शासकों ने बहुजनों को वाजिब हिस्सेदारी ना मिले, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो भी पता हमारे बहुजनों को लगना चाहिए उस चीज का भी। जी सर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर। इस सवाल का जवाब ढूंढे बिना जो है हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्होंने कौन सा वे अख्तियार किया, जैसे मैं बताया ना कि सारी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के उत्पत्ति के लिए शासकों ने ये अपनाया कि जो उनके नापसंद तबके थे उसको उन्होंने शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत कर दिया। मसलन हजारों साल से हम शक्ति के स्रोतों से वंचित रहे, तो इस देश का जो हिंदू जो तबका रूलर्स रहे, वो रूलर्स जो है मूल निवासी शूद्रों के प्रति जो है बहुत ही वैमनस्य का भाव रखते थे और इनको गुलाम के रूप में रखना चाहते थे। तो गुलाम के रूप में रखने के लिए क्या होगा, शक्ति के स्रोतों से पूरी तरीके से वंचित कर देना पड़ेगा। तो हर सिस्टम में गुलामों की जरूरत पड़ती है, तो इन गुलामों की सर्विस का एंजॉय करने के लिए उन्होंने जो है आपको हजारों साल से इसे डिप्राइव करके रखा। ये रास्ता उन्होंने अपनाया। अब आइए आजाद भारत में वो कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं ताकि वाजिब बंटवारा ना हो सके। जी जी। यहाँ से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे मैं कहा कि आजाद भारत के शासक जो है अपनी स्ववर्णी हित के आगे, माने वर्णवादी सवर्णों के हित के आगे जो है बहुजनों को विभिन्न क्षेत्रों में वाजिब भागीदारी देने से चूक गए। जी जी। ऐसे हो सकता है। ऐसे चलेगा सर? जी जी हाँ ओके। जी जी हाँ ओके। हाँ मैं वो चार्जिंग में लगा दिया हूँ सर। तो ये बता रहा था कि जो आपने सवाल किया पीछे कि क्या उन्होंने दिया, तो हाँ उन्होंने अनदेखी किया। और अनदेखी किस कीमत पे किया? जोखिम उठा के, इस देश की अब एकता और अखंडता की जोखिम उठा करके उन्होंने किया। ये रही उनकी वर्णवादी सोच। बावजूद उसके जो है आजादी के बाद से निकले हुए शासकों में कहीं कुछ विवेक था और उन्होंने देने की कोशिश किया। मतलब जैसे भी हो थोड़ा बहुत आरक्षण लागू होता है, उसके बाद से सरकारी उपक्रम खुलते हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों को जॉब मिलता है, राष्ट्र मजबूत होता है और कई ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है, राष्ट्र की जो है राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ये सारा का सारा जो है इसका लाभ जो है अप्रत्यक्ष रूप से बहुजनों को मिला। ये जो उनके जो प्रोजेक्ट थे बहुजनों को गुलामी से लिबरेट करने में कहीं कुछ सहायक हुए। लेकिन जो मैं बताया सर कि गड़बड़ तब होता है जब 7 अगस्त 1990 को आपका मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। मंडल की रिपोर्ट क्लियर जो है, वैसे तो सारी दुनिया का इतिहास जो कार्ल मार्क्स ने बताया है कि सर सारी दुनिया का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दुनिया में हर जगह जो है एक तबका होता है जिसका सोर्सेज ऑफ पावर पर कब्जा रहता है, वो अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए तरह तरह का उपक्रम चलाता है। दूसरा वो होता है जो तमाम चीजों से वंचित होता है, तो वंचित तबका अपने हिस्सेदारी की लड़ाई में जो है सब समय जो है अपनी ऊर्जा लगाते रहता है। तो घुमा फिरा के क्लास स्ट्रगल कहीं ना कहीं चलते ही रहता है। लेकिन 7 अगस्त 1990 को जो मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसके बाद से वर्ग संघर्ष जो है क्लास स्ट्रगल खुल के सामने आ जाता है सर। आप अपनी मेमोरी पर ध्यान दीजिए। मंडल की रिपोर्ट निकलने के बाद से जितने भी छात्र हैं, छात्र उग्र हो गए। छात्र जो है मंडल के खिलाफ आंदोलित हो गए, आत्मदाह करने लगे, राष्ट्र की संपदा दाह करने लगे। इन छात्रों को इनके अभिभावकों का पूरा सपोर्ट मिला, इनके गार्जियंस का फुल सपोर्ट मिला। मंडल की रिपोर्ट जब प्रकाशित होती है उसके बाद से मीडिया जो है पूरी तरीके से जो है बहुजनों के खिलाफ हो जाती है और उसके आग को भड़काने की कोशिश करती है। इसी रिपोर्ट के खिलाफ जो है आपको मंदिर आंदोलन शुरू होता है, जिसका नतीजा होता है कि मंदिर आंदोलन के फलस्वरूप देश की जो है बेहिसाब संपदा और असंख्य लोगों की प्राण हानि होती है। लेकिन अपने क्लास इंटरेस्ट में उन्होंने ये भी कर दिखाया। उसी तरीके से जो है एक पॉलिसी बनती है जिसका श्रेय जो है नरसिम्हा राव को जाता है। उन्होंने जो है मंडल रिपोर्ट के बाद से लगा कि जो है बहुजनों का सशक्तिकरण जो है काफी तेजी से हो जाएगा। मंडल का एक ही रिपोर्ट था सर कि हजारों साल के ये जो दलित पिछड़े जो है शत्रुता से लैस थे,
दलित और पिछड़े एक दूसरे के प्रति जो है भाईचारा का भाव नहीं रखते थे, एक तरीके से शत्रु की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन मंडल की रिपोर्ट के बाद से अचानक इनमें फ्रेटर्निटी ग्रो करती है, लंबवत विकास होता है, वर्टिकल एक चेंज आता है भारत में। और दलित पिछड़े देखिए कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में बंधते हैं, और ये एकता का सूत्र जो है इनको जो है जो भारत का सुविधाभोगी वर्ग है उसको पॉलिटिकल रूप से जो है बिल्कुल एक लाचार समूह में तब्दील कर देता है। इतना बड़ा इम्पैक्ट था। और दूसरी बात यह है कि जब मंडल की रिपोर्ट के बाद से धीरे धीरे जो है और सब चीजों में हिस्सेदारी मिलती है, प्रवर्ती काल में चल करके 2006 में तो आप देखें कि हायर एजुकेशन में जो मिलता है, इन चीजों से लगा कि जो हजारों साल का जो शासक वर्ग है उसको लगा कि जो हमारे लिए गुलाम जैसे थे, जो सिर्फ सर्विस देने के लिए पैदा हुए थे, ये जो है कहीं गुलामी से लिबरेट हो जाएंगे, फिर हमको जो है चुनौती देंगे। वैसी स्थिति में मंडल के बाद से जो है पूरे सुविधाभोगी वर्ग का जो है एकदम मानसिकता चेंज हो जाती है। जितने लेखक पत्रकार है सब जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं। जो साधु संत घर द्वार छोड़कर मोक्ष के मार्ग में जो ये चल पड़े थे, उन साधु संतों की तंद्रा जो है आपको भक्ति से टूट करके इसके तरफ आ जाती है। तो इसमें आप देखिएगा कि आजाद भारत के जो ये है आपका जो ये शासक वर्ग के लोग हैं, पूरे छात्र, पूरे उनके अभिभावक, पूरे लेखक, पूरी मीडिया, पूरा पूंजीपति वर्ग, पूरा साधु संत वर्ग, सारे के सारे जो है आपके समाज के खिलाफ शत्रु की भूमिका में आ जाता है। और ये क्लास स्ट्रगल जो शुरू होता है तो हमारे लोगों को एक वर्ग शत्रु मानते हुए इसको फिनिश करने में अपना सारा इंटेलेक्ट लगा लेते हैं। तो 7 अगस्त के बाद से जो है वो स्थिति पैदा हो जाती है सर। और इसी प्रक्रिया में 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव लागू करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी जिसको कहा जाता है, भूमंडलीकरण की अर्थनीति। इसका मकसद एक ही था कि जिस आरक्षण के तहत बहुजन गुलामी से लिबरेट हो रहे थे, उस आरक्षण को कागजों की शोभा बनाना उनका मकसद था। उसके फलस्वरूप क्या होता है, देश में रातों रात जो है निजीकरण का सैलाब चल निकलता है। आपका जो है, मुझे तो निजीकरण का जो सबसे बुरा इम्पैक्ट जो दिखाई पड़ता है शराब के सेक्टर में दिखाई पड़ता है। नरसिम्हा राव की पॉलिसी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि सर जो ये नेता हैं, ये जो व्यवसायी हैं, इनको बहुत ही सस्ते रेट पर हर शहर के प्राइम लोकेशन में जो है एजुकेशन सेंटर, स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए जमीनें मिली। और नतीजा क्या होता है कि धीरे धीरे क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो गया जी। और एक उसी पॉलिसी के तहत 1995 में मिड डे मील की घोषणा होती है। तो बड़ी चालाकी के साथ जो है जो ये आपका एलपीजी लागू होता है, निजीकरण, भूमंडलीकरण इत्यादि का अर्थनीति लागू होती है। तो सबसे पहले निजीकरण का जो सैलाब बहता है, उस सैलाब का इम्पैक्ट जो है आपके एजुकेशन सेक्टर के रूप में हुआ है। और आने वाले दिनों में देखिए कि ये जो सरकारी सेक्टर है एजुकेशन का, ये पूरी तरीके से निष्क्रिय होने जा रहा है। सब कुछ निजी क्षेत्र वालों के हाथ में चला जा रहा है। और जो चला जाएगा तो जो आपके लोग एजुकेट हो रहे थे, एजुकेशन को मैं कुछ नहीं मानता, एजुकेशन शक्ति का स्रोत खुद में नहीं है, इंडिपेंडेंट रूप से शक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन एजुकेशन के द्वारा ही आप शक्ति के स्रोतों का भोग कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी है उसका इस्तेमाल जो है आप एजुकेशन के द्वारा कर सकते हैं। और शासक वर्ग ने 7 अगस्त 1990 के बाद ऐसा ये किया है कि आप जो है एजुकेशनली इतने पीछे चले जाएंगे कि आपके सामने अवसर रहेगा लेकिन आप उसका सदव्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने जो है आपको नए सिरे से गुलाम बनाने के लिए वही 24 जुलाई 1991 को ये आपका नौ उदारीकरण की अर्थनीति लागू करते हैं। और इसके पीछे वही बतलाया कि एक क्लास स्ट्रगल की भावना थी। तो लागू करने वाले नरसिम्हा राव थे, लेकिन नरसिम्हा राव के बाद से आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग विचारधारा के प्रतिनिधित्व करते थे। जब ये एलपीजी लागू कर रहे थे नरसिम्हा राव, उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी का संगठन जो है आरएसएस ने एक विंग बनाया था, स्वदेशी जागरण मंच, आपकी मेमोरी में होगा। स्वदेशी जागरण मंच ने जो है पूरे देश में हल्ला मचा दिया कि ये जो नई अर्थनीति जो लागू हुई है, भूमंडलीकरण की अर्थनीति लागू हुई है, इसके फलस्वरूप हम गुलाम बन जाएंगे। आपको इनके एक शख्सियत की मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ सर। आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है सर। आवाज कुछ डिस्टर्ब हो गई है, थोड़ा सा आवाज हाथ में लेकर के बोलो सर। नहीं, हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए सर। हाँ,
तो एक ये जब एलपीजी लागू करते हैं नरसिम्हा राव सर, उसके बाद से ही आपकी मेमोरी में होना चाहिए कि संघ परिवार जो है एक विंग शुरू करता है, स्वदेशी जागरण मंच। और स्वदेशी जागरण मंच के तहत ये बात फैलाई जाती है, ये उनका वर्जन है दत्तोपंत ठेंगड़ी का, कि अब जो आर्थिक स्थितियां और परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, उसके फलस्वरूप देश आर्थिक रूप से विदेशियों का गुलाम हो जाएगा। फलस्वरूप हमको भारत की आजादी की तरह विदेशियों से आर्थिक मुक्ति की एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये अलार्म जो है आपको 1980 से देना शुरू किया था, वो क्या नाम है, दत्तोपंत ठेंगड़ी। और जब अटल बिहारी नरसिम्हा राव पीएम बनते हैं उसके बाद से तो पूरे देश में शोर मच गया। लेकिन हुआ क्या, अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आते हैं तो जानते हैं कि जिस एलपीजी के द्वारा ये देश आने वाले दिनों में विदेशियों का गुलाम बन जाएगा, उसी नीति पर जो है वो और तेजी से आगे बढ़ते हैं। वाजपेयी नरसिम्हा राव को गुरु घंटाल कहते थे, उन्होंने अपने गुरु घंटाल को एकदम बिल्कुल बौना बनाने की कोशिश किया, और उनके जमाने से ही जो है आपको विनिवेशीकरण की जो है अर्थनीति शुरू होती है। विनिवेशीकरण के तहत जिन संस्थाओं में जो नेशंस की संपत्ति थी, जहां लाखों लोगों को जो जॉब मिलता था, लोगों को जॉब न मिल सके, ये आपका समाज पूरी तरीके से गुलाम स्थिति में आए, इसके लिए उन्होंने जो विनिवेशीकरण की अर्थनीति शुरू किया। और उसके लिए बाकायदे उन्होंने विनिवेश मंत्रालय बनाए थे, आपके जेहन में होगा। और विनिवेश मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपा था किसको, सबसे बड़े अम्बेडकर विरोधी अरुण शौरी को। अरुण शौरी ने आजादी के 50वीं वर्षगांठ पर वर्शिपिंग फॉल्स गॉड के नाम की एक किताब लिख करके जो है बाबा साहब को हे करने की कोशिश किया। उसने बतलाने की कोशिश किया कि बाबा साहब के पुरखों ने इस देश को थाली में सजा करके अंग्रेजों के हाथ में दे दिया और हमारे लोगों ने इसको आजाद कराया। ये था उसका वर्जन। तो उसके खिलाफ हमारे लोग हुए थे, बाबा साहब की जो उसने बेइज्जती किया, तो हमारे लोगों ने तरह तरह से उसका प्रतिवाद किया था, कहीं जूते पहनाए हुए थे, कहीं उसके मुंह पर काले पोते। तो जो है अम्बेडकरवादियों से इंतकाम लेने की फिराक में था। वैसे ही व्यक्ति को जो है विनिवेश मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और वो अरुण शौरी जो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन रहा आपके मॉडर्न इंडिया का। उसने अपने दिमाग का सारा इस्तेमाल करके जो है जो लाभजनक कंपनियां तक उनको जो औने पौने दामों में बेचना शुरू किया। इस तरीके से जो है आपका सरकारी सर्विस में जहां आपको जो है आरक्षण मिलने का मौका था, उसको उसने खत्म किया। और वो जो पैसा आया, उस पैसे का इस्तेमाल ये लोग क्या करते हैं, 8 लेन 10 लेन ये सब की सड़कें इत्यादि बनाने में करते हैं। ये सड़कें किनके काम में, आपके बहुजनों के काम में आएंगी। तो कहने का मतलब सर, इन्होंने जो है, जो आपने पूछा कि क्या हथियार इस्तेमाल किया, तो इन्होंने गुलाम बनाने के लिए, नए सिरे से गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया कि शक्ति के स्रोतों का जो आसमान बंटवारा हो, आसमान बंटवारा ही नो, शक्ति के स्रोतों से बहुजन पूरी तरीके से एक्सक्लूड हो जाए। इसके लिए उन्होंने 24 जुलाई 1991 को नव उदारवादी अर्थनीति लागू किया। और उस अर्थनीति पर जो है वो सभी चलते रहे, कोई इसका अपवाद नहीं हुआ। हाँ, अपवाद एक व्यक्ति हुआ, नरसिम्हा राव ने जिसकी शुरुआत की, जिसे आगे बढ़ाया वाजपेयी ने, आगे बढ़ाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान रहा। मोदी जब आते हैं 2014 में सत्ता में, उसके बाद से अपने जितने भी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री सबको बौना बनाने की कोशिश करते हैं, और वहां से जो है हिस्ट्री चेंज हो जाती है। अगला सवाल सर। जी सर, आपने बात करी कि शक्ति के जो स्रोत हैं उनको कम करने के लिए, उन पर हिस्सा हटाने के लिए जो है बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। आपने कहा कि नव उदारवादी नीति लाई गई और उसके चलते सब पूरे संस्थानों का, जिनमें इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, उनका निजीकरण करने की योजना बनाई गई और एक तरह से उनको पंगो बना दिया गया। ये बात मैं इससे सहमत हूँ। और साथ ही साथ जो है ना, ये बात जो है ना, इससे पूरे बहुजन समाज को इस बात को समझने की जरूरत है। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या वर्तमान सरकारें, जो आजाद भारत की जो सरकारें इस समय, क्या रियासतीकरण की ओर बढ़ रही है? क्या ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है, रियासतीकरण की ओर महसूस हो रही है? दीवार पर लिखी इबादत को पढ़ लिया है जी। दीवारों पर यही लिखा दिखाई पड़ रहा है कि भारत जो है रियासतीकरण की तरफ बढ़ रहा है। जी।
आपको मालूम है कि गुलाम भारत में अंग्रेजों ने जो है पूरे भारत को चलाने के लिए 500 कुछ रियासतों में बांटा था। वो फ्यूडलिज्म सिस्टम में ही होता है। जैसे ब्रिटेन में जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था उसमें क्या होता है कि राजा जो है सारी जमीन का, देश की सारी संपदा का मालिक होता था, लेकिन राजा अकेले जो है वो नहीं कर सकता था, सारी चीजें जो है खेती नहीं कर सकता था, सारी चीजें खुद से नहीं करवा सकता था। तो उसको उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है, यूरोप में जो है उसने लॉर्ड्स, बैरन, इन लोगों के हाथ में राजा अपनी जमीन दिया, लॉर्ड्स को लॉर्ड्स देता था, बैरन को बैरन जो देता था आपको, छोटे कृषकों को, कृषक जो है उस जमीन पर खेती करवाते थे और जमीन पर खेती जो होता था वो प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा, जो काफी हिस्सा पहुंच जाता था राजा के पास। इस तरीके से जो है राजशाही में व्यवस्था चलती रही। भारत पर जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो भारत जैसे विशाल देश को उन्होंने ये कहे यहाँ की संपदा को जो है अपने हित में लगाने के लिए उन्होंने सारी जो ये डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर का डिसेंट्रलाइज करते हुए, विकेंद्रीकरण करते हुए इतनी रियासतें बना दी, 562 या कितनी रियासतें बना दी, और उनके हाथ में जो है पूरे देश का शक्ति का स्रोत जो है बट गया। अब आज जो है बिल्कुल क्लियर वही दिखाई पड़ रहा है कि नए सिरे से जो है जिस तरीके से गुलाम भारत में 500 कुछ रियासतें थी, उसी तरीके से देश की सारी संपदा इत्यादि जो थी वो 500-600 बड़े घरानों में जैसे बांटने की कोशिश हो रही है। और इस कोशिश के पीछे जो है सर कारण है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। ये सब कुछ जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को अमली जामा पहनाने के इरादे से किया जा रहा है। बात सुनाई पड़ रही सर मेरी? हेलो जी जी सुनाई पड़ रही है। जी जी जैसे मैं बताया सर कि शक्ति के स्रोतों से एक्सक्लूड करने के लिए, पहले कि हजारों साल से आपका समाज गुलाम रहा, इस समाज को लिबरेट करने के लिए हमारे बहुजन नायकों ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ कि शक्ति के स्रोतों में संविधान के माध्यम से आपको हिस्सेदारी मिलने लगी। उस हिस्सेदारी के फलस्वरूप हमारे समाज के लोग जो है थोड़ा थोड़ा गुलामी से उभरने लगे थे। ये उभरना जो है किसी तरीके से वो सब झेल रहे थे, लेकिन जब 7 अगस्त 1990 को मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उसके बाद ये समाज जो है बिल्कुल आपको शत्रु के रूप में, एनिमी के रूप में देखने लगा। सारी शराफत, सारी सदासहता भूल करके ये जो है आपको फिनिश करने में जुट गया। और फिनिश करने के लिए जो है जो पॉलिसी, जो हथियार बनाया जाता है उसका नाम है एलपीजी, जो नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई 1991 को लागू किया। और उस हथियार को, उस एलपीजी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में नरसिम्हा राव से आगे निकल गए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद से जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन सबको बौना जो बनाया उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। जब ये आते हैं 2014 में, उसके बाद से एक ही ध्यान रह जाता कि किस तरीके से जो है एलपीजी को हथियार बना करके, नव उदारवादी नीति को हथियार बना करके पूरी तरीके से जो है जो वर्ण व्यवस्था के गुलाम थे हजारों साल पहले, जो शुद्र अतिशुद्र गुलाम थे, उस स्टेज पर पहुंचाया। और वो स्टेज पहुंचाना उनके लिए क्यों जरूरी है, उसका कारण है हिंदू राष्ट्र। आप जानते हैं कि देश की जो वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी है वो आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है। उस आरएसएस का, जिसका वर्षों का सपना रहा, इसी सपने को लेकर के उन्होंने राजनीति शुरू किया कि इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज की तारीख में उसी के प्रतिनिधि एक काबिल जो है संघी होकर के जो है वो आपका वो नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। तो आज की तारीख में उन्होंने संघ के प्राय जितने भी एजेंडे थे उनको ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। संघ का एजेंडा में क्या था? 3 तलाक के लिए कानून बनाना, अनुच्छेद 370 का उन्मूलन, इसी तरीके से और भी बहुत से काम थे, जिसमें एक काम था आपका जो है राम मंदिर का निर्माण, जो बतलाया कि वो राम मंदिर जिसकी शुरुआत है आपके जो है सशक्तिकरण के खिलाफ होती है, आपको गुलाम बनाने के लिए राम मंदिर का प्रोजेक्ट शुरू होता है, और राम मंदिर भी आज बन रहा है। आज की तारीख में सर नरेंद्र मोदी या संघ का जो आपका जो पॉलिटिकल विंग भाजपा है, बिल्कुल जो है नॉक देने जा रही है, दरवाजे पर जो है हिंदू राष्ट्र का ये कर रही है, दस्तक दे रही है। ये आपका अगला कदम इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो वहां पर आपका बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान, जिसके साथ जो हजारों साल के जो शूद्र बहुजन समाज के लोग लिबरेट हो रहे थे,
गुलामी से निजात पा रहे थे, उनको जो है हिंदू राष्ट्र में नए सिरे से उसी जगह ले जाना है जिसका निर्देश जो है हिंदुओं के धर्मशास्त्र बतलाते हैं। जो मैं वर्ण व्यवस्था का अर्थशास्त्र बताया सर, तो वर्ण व्यवस्था का अर्थशास्त्र क्या है? वो धर्माधारित कानून है, रिलीजन बेस्ड, हिंदू रिलीजन बेस्ड कानून है। और हिंदू रिलीजन में जो है मोक्ष को जो है सर्वोपरि बतलाते हुए मोक्ष के लिए जो एक जो वे बतलाया गया, उसके तहत स्वधर्म का पालन करना है। और स्वधर्म के पालन के नाम पर जो 4 वर्ण थे, चारों वर्णों को अपना अपना धर्म का पालन करने का निर्देश दिया गया। और वो धर्म पालन कुछ नहीं है, वो धर्म पालन जो है कर्म का पालन है। प्रत्येक वर्ण के लिए जो प्रोफेशन, जो कर्म निर्दिष्ट रहे उसी को करते रहना है। जो वर्ण, जो पेशा जिस वर्ण के लिए निर्दिष्ट है उसको छोड़ के वो दूसरे का पेशा अख्तियार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर जो है अधर्म की सृष्टि होती। इस तरीके से जो है आपको हजारों साल से बहुजनों को शक्ति के स्रोतों से पूरी तरीके से बहिष्कृत कर एकदम प्योर गुलाम बनाने की स्थिति में रखे सब। जो परवर्ती काल में आपके बहुजन नायकों के संग्राम की वजह से हम धीरे धीरे जो है गुलामी से मुक्ति के प्रोसेस में आते हैं। मंडल की रिपोर्ट के बाद ऐसा लगा कि ये लोग गुलाम जो है लिबरेट हो जा सकते हैं। वैसी स्थिति में एलपीजी का इस्तेमाल होता है और एलपीजी को सभी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। आज की तारीख में ये बंदा देश की सारी संपत्तियां पर ये करने के लिए अंधाधुंध जो है आगे बढ़ चुका है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा सर, जोगी जो है 18 बस अड्डों का जो है वो करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। इसके पहले आप देख रहे हैं कि देश के हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, हॉस्पिटलों का होने जा रहा है। सरकारी सेक्टर में जो कुछ है सारे के सारे खत्म करके जो है निजी क्षेत्र में दिए जाएंगे। और मेरा जो ख्याल है कि अगला जो सबसे बड़ा जो टारगेट होने जा रहा है वो आपका होने जा रहा है प्राइमरी स्कूल, वो होने जा रहा है आपको कॉलेज, सरकार द्वारा परिचालित कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इनको खत्म कर देने पर क्या होगा कि आप जैसे व्यक्ति जो है जागरूक करने की स्थिति में नहीं आएंगे। आप भी जब वंचित हो जाएंगे जॉब से, उसके बाद से क्या करेंगे? बच्चों का पेट पालने में जो बिजी हो जाएंगे, फिर ये सब जो है चर्चा वर्चा नहीं करेंगे। ये उनका प्लान है। तो मोदी राज में सर, मोदी की सारी जो परिकल्पना है वो हिंदू राष्ट्र को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और हिंदू राष्ट्र तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा जब नए तरीके से जो वर्ण व्यवस्था के प्रावधानों की तरह सोर्सेज ऑफ पावर का बंटवारा है वो बंटवारा शुरू हो जाए। संविधान इसमें बैरियर क्रिएट करता है। संविधान के रहते ये करना संभव नहीं था। मोदी जो निजीकरण के ये कर रहे हैं, मैंने कई देखो बताने की कोशिश किया है कि जब तक संविधान है किसी भी सेक्टर में जो है संविधान लागू जब होगा तो उसमें जो है सर्विस सेक्टर में जो है आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो ये देना ना पड़े इसलिए सारी चीजें जो है वो निजी क्षेत्र में देने की कोशिश कर रहे हैं। और निजी क्षेत्र देने के क्रम में जो सर वही जो आप रियासतीकरण का जो सवाल उठाए, तो आप देखिए कि ऐसे ही देश की जो पूरी जो है ये है मिल फैक्ट्री और संपदा संसाधन है मुख्यतः जो है उनके हाथ में दे दिए जाएंगे। रियासतीकरण कर दिया, थोड़े से लोगों के हाथ में दिए। अब ये थोड़े से लोगों के हाथ में जो दिए जाएंगे सर, उसका सुफल क्या होगा? जिनके हाथ में सारी चीजें मिल फैक्ट्रियां और तमाम एक्टिविटी जा रही है, बस अड्डे जा रहे हैं, हवाई अड्डे जा रहे हैं, क्या ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं, वो इसमें बिजनेस करेंगे। रेल उनके हाथ में जा रही है तो रेल भी चलाएंगे, लेकिन रेल चलाने के लिए वर्कफोर्स चाहिए, वहां कर्मचारी लगेंगे, वहां स्टाफ लगेंगे। हवाई अड्डे बनाएंगे तो उसमें भी जो है तरह तरह के कर्मचारी लगेंगे। तो उनकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी होगी सर, बिजनेस एक्टिविटी में कुछ मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और वो मैन पावर जो है आपका आदमी नहीं होगा। ये जो 500 रियासतें हैं उन रियासतों में एडजस्ट किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सुविधा भोगी वर्ग के लोग। फिर आपकी स्थिति क्या होगी कल्पना करें। तो आज की तारीख में सर जो है सभ्यता का गियर बदल दिया गया। भारत की सभ्यता का गियर बदल करके जो है बिल्कुल जो है आपको गुलामों की स्थिति में पहुंचाने के लिए यहाँ थोड़े से लोगों के यहाँ 500,000 लोगों के हाथ में सारी संपत्ति दी जा रही है। और जिनके हाथ में जा रही है संपत्ति, जैसे एक चीज मैं बड़ा आपत्ति करता हूँ, लोग कहते हैं पूंजीपतियों के हाथ में। ये बहुत गलत टर्मिनोलॉजी है सर। पूंजीपतियों के हाथ में नहीं, पूंजी जो जा रही है ये सब मिल फैक्ट्री जो जा रही है, अडानी या अनिल अंबानी और क्या क्या सब है, ये सारी की सारी हिंदू है, सवर्ण है।
सारी चीजें बेच करके सवर्णों के हाथ में शिफ्ट की जा रही है। और जब सवर्णों के हाथ में शिफ्ट की जाएगी तो ये जो अपनी बिजनेस एक्टिविटी चलाएंगे, उस बिजनेस एक्टिविटी में जो है सप्लायर है, डीलर है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें लेबर है, और भी जो वेरियस उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, सारे के सारे वो होंगे। फिर आपके लिए कहीं कुछ ही नहीं रहेगा। ये स्थिति है। तो रियासतकरण के पीछे जो है सारी चीजें दे करके आपको बिल्कुल जो है प्योर गुलामी की स्थिति में पहुंचा देगा, जिसका कल्पना आप जो है वो हजारों साल ही ये रहा। अगला सवाल सर। जी सर, आपने एक अच्छी बात बताई कि जो जिस तरह से जो है रियासतीकरण की ओर बढ़ रहा है भारत जो है ना, जैसे जितने सब सेक्टर प्राइवेट में हो जाएंगे तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपने बताया कि जो है ये पूंजीपतियों के हाथ में न होकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के हाथ में ही पूंजी का जो है एकीकरण हो रहा है। और वो जब अपने बिजनेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या अपने बिजनेस एक्टिविटी चलाएंगे तो उसमें वो अन्य लोगों की उसमें हिस्सेदारी का सवाल खड़ा हो सकता है। ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ। और सर मैं एक और अंतिम सवाल आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो है बहुजनों की आज़ादी का बेस्ट मॉडल क्या हो सकता है? बहुजनों की आज़ादी का, बहुजन मुक्ति का बेस्ट मॉडल क्या हो सकता है? ये किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ें? किस तरह से हम लोगों ने सर इतनी देर से जो चर्चा की, आपने जो तरह तरह से सवाल किए, 3 सवालों से बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए सर, कोई आपको ये नहीं संदेह नहीं रहना चाहिए कि भारत को आज जिस स्टेज में पहुंचा दिया गया है वहां बहुजनों को जो है अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जी। मैं याद दिलाना चाहूंगा सर, पूरी दुनिया का इतिहास देखें, विशेष करके जिन अंग्रेजों का जो क्या है, तब अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, आप उनके जो उपनिवेशवाद का हिस्ट्री आप देखें जी। उसका सूरज उगता ही नहीं था, पूरी दुनिया में उसका राज था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लिबरेट हुए। जो उपनिवेशवादी जो देश थे वो लिबरेट होते हैं, मुक्ति की लड़ाई लड़कर करके जो है आजादी होते हैं। यही स्थिति है आज भारत में जो है सवर्णों ने इस देश के सुविधाभोगी वर्ग ने जो स्थिति पैदा कर दिया सर, इसी स्थिति में जो है ऐसी ही स्थिति उस समय थी जो अंग्रेज आपके देश में थे सर। जो शुरू में बेसिक बात बताया सर, सारी दुनिया में जो मुक्ति की लड़ाई लड़ी गई है सर, उस लड़ाई के पीछे कारण यही है कि जिनके हाथ में सत्ता के बागडोर है, जिन्होंने उस देश पर शासन किया, वो जो है शक्ति के स्रोतों से पराधीन बनाए गए लोगों को जो है एक्सक्लूड कर दिया। कल्पना कीजिए कि अंग्रेजों ने जो 200-250 सालों तक शासन किया, 1757 से जो उनका शुरू होता है, 200 सालों तक शासन किया। यदि अपने शासन में भारत के लोगों को सोर्सेज ऑफ पावर में हिस्सेदारी दिए होते, जिसे सोर्सेज ऑफ पावर में 4 बतलाया, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, इसमें अगर ड्यू शेयर दिए होते, लड़ाई की जरूरत पड़ती? हिंदुस्तानी लड़ाई में उतरते? नहीं उतरते। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया का हिस्ट्री आप देखिएगा सर, जहां जहां मुक्ति की लड़ाई लड़नी पड़ी है, वो लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ी है कि जो पराधीन बनाए गए लोग हैं, जो गुलाम हैं, वो बिल्कुल शक्ति के स्रोतों से जो है डिप्राइव किए गए। अब मरता क्या न करता, इसी तरीके से तो दम नहीं तोड़ देगा, कुदरत का नियम है, मरता क्या न करता। अब ऐसी स्थिति जो भारत में जो पैदा हुई थी, इन्हीं स्थितियों में सारी दुनिया में लिबरेशन की लड़ाई लड़ी गई। तो आज जो है हिस्ट्री आपको जिस मुहाने पर खड़ा कर दिए सर, मुक्ति की लड़ाई, आजादी की लड़ाई लड़ने के सिवा आपके सामने कोई विकल्प ही नहीं है सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बहुजन समाज के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाई साहब, आप लोग ज्ञान लीजिए, हिस्ट्री के कैरेक्टर को, वर्तमान इतिहास के चरित्र को पढ़िए और मान के चलिए कि आप जिस स्टेज में हैं, आजादी की लड़ाई में उतरने के सिवा आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। आप छोटी छोटी रियायतों के लिए यदि लड़ाई करते हैं सर, कि थोड़ा निजी क्षेत्र में आरक्षण हो जाए, थोड़ा प्रमोशन में आरक्षण हो जाए, कुछ होने को नहीं है। इतना डैमेज कर दिया गया, इतनी शक्ति के स्रोतों से आपको बहिष्कृत कर दिया गया कि सर कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है अपने हाथ में जो है सत्ता लेना, हैबक मेजोरिटी के साथ सत्ता लेना। और सत्ता जब आप लेंगे तो अपनी सत्ता के जोर से जो मन में आए सो कीजिए, ये है। तो आपको जो है आज की तारीख में ये रियायतों की लड़ाई लड़ने का कोई ये नहीं। अब अपने जेहन से निकाल दीजिए प्रमोशन में आरक्षण और क्या क्या ये हो जाए, फलाना, ये सब चीज
सीधी सी जो है आपको मुक्ति की लड़ाई लड़नी है, और मुक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए आपको हाथ में अपनी सत्ता लेनी पड़ेगी। अब जो आपने सवाल वहां हमसे जो किया सर कि इसके लिए मॉडल क्या है, मॉडल क्या है, किन देशों को हम मॉडल बनाए, किस रूप में ये करें। आपने देखा होगा कि ऐसी हालातों में दुनिया के अधिकांश देशों में जो है खूनी क्रांति का आह्वान किया गया। एक चीन, एक रूस, ऐसे ही क्यूबा, इस मॉडल को लोग अपनाने की कोशिश किए। भारत में लाखों की तादाद में है जो लोग चाहते हैं कि चाइना मॉडल पर, कल हमें एक व्यक्ति समझाने के लिए आए थे, वही जिनका मैं जिक्र कर रहा था, तो वही चाइना मॉडल बतला रहे थे, रूस का मॉडल बतला रहे थे कि उस हिसाब से ही हो सकता है। लेकिन सर आपको बतला दूं कि खूनी क्रांति, खूनी बदलाव के द्वारा जो होता बाय फोर्स, एक जो दो किस्म का चेंज होता है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन जिसे कहते हैं, वो क्रांतिकारी परिवर्तन मोस्टली जो है आपको बंदूक माने तलवार भाला बंदूक के बल पर होता है, उसको क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। लेकिन भारत में सर उसको करने की जरूरत ही नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं सर कि आज तक इस देश में जो खूनी क्रांति का जो ये है प्लान रचा गया, पटकथा रची गई है, वो सारे के सारे लोग आपके बहुजन विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। ये माओवादी हुए, ये नक्सलवादी हुए, और जितने भी लोगों ने जो है वो सत्ता की ताकत के बल पकड़ ले गए, वो निहायत ही जो देश विरोधी और सबसे बड़े के बहुजन विरोधी थे। तो अपनी मुक्ति की लड़ाई में तो सर मैं साथ दावे के साथ कहता हूं, और मैं किसी से तर्क करने के लिए तैयार हूं कि खूनी क्रांति की इसमें कोई जरूरत नहीं। यदि आप खूनी क्रांति का ट्रैप में फंस जाते हैं तो आप उन्हीं के जो है शिकार हो जाएंगे जिनका तब ये है कब्जा है। खूनी क्रांति का आह्वान करने वाले चीन, रूस और क्यूबा के मॉडल की बात करने वाले सारे के सारे लोग जो है सवर्ण है। कल एक व्यक्ति मुझको समझा रहा था, वो सारी हिसाब करके बतला रहा था कि देश में जो है, देश में सिर्फ कुछ लाख लोगों के हाथ में ये क्या नाम है सारी चीजें चली गई हो, और उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इनको खत्म करना पड़ेगा। यही लड़ाई बदमाश जो है, ये भारत का मार्क्सवादी जो है, यही लड़ाई लड़ करके जो है हमारी जो है सारी चीजों को खत्म कर दिया। इन्होंने हमें जो है वो शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाने की बात ही नहीं किया। दूसरी चीज जो है, इनको ये पता भी नहीं था, ये मार्क्सवादी विचारक जितने हैं, मैं एचएल दुसाद कहता हूँ, कार्ल मार्क्स से लेकर के इस देश में हजारों जो है मार्क्स के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, इन लोगों ने मुक्ति सिर्फ किसमें देखी? उन लोगों ने मुक्ति सिर्फ आर्थिक मुक्ति का सपना देखा। सिर्फ आर्थिक रूप से जो है आपको इक्वल कर देने से गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेगी सर। गुलामी से अगर मुक्ति पाना है तो जो मैं बतलाया कि शक्ति के 4 स्रोत होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक। इन चारों सेक्टरों में यदि आप अपनी वाजिब भागीदारी हासिल नहीं करेंगे तो सिर्फ आर्थिक मुक्ति से जो है आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो हम लोगों को एक लंबी लड़ाई शक्ति के स्रोतों में भागीदारी के लिए लड़ना है, सिर्फ आरक्षण और सिर्फ आर्थिक मुक्ति के लिए नहीं लड़ना है। अब इसके लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए जो आपने बताया सर, तो मैं तो जो है बहुत ही दावे के साथ खारिज करता हूँ कि जो पॉपुलर मॉडल है, क्रांतिकारी जो बनते हैं बदमाश सब जो है, बंदूक लगा लिए क्या है अपने आप को क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी जो है बहुजनों के सबसे बड़े शत्रु हैं, इनके ट्रैप में कभी नहीं आना है। ये जो है एक तरीके से शासक दलों के एजेंट है। आज की तारीख में अगर संघ परिवार जो है आपके देश पर रूल कर रहा है, तो जो इस तारीख में भी उसकी बात कर रहे हैं, आपको खूनी क्रांति की बात कर रहे हैं, वो सब के सब बदमाश जो है उन्हीं के एजेंट है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत इसलिए नहीं है कि सर जो मैं बात बतला रहा हूं, आज की तारीख में तमाम कमियों के बावजूद भारत में जो एक अनुकूल स्थिति है, पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी रही ही नहीं। क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जो हालात भारत में हम दुनिया के इतिहास में कभी नहीं रहे, उन हालातों का सदव्यवहार करना पड़ेगा। कौन सा हालात? क्रांतिकारी परिवर्तन में जो सबसे जो जरूरी एलिमेंट होता है उसको कहते हैं सापेक्षिक वंचना, रिलेटिव डिप्राइवेशन। जैसे मैं बताया कि प्रत्येक देश का समाज जो है कई भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर कई भागों में विभाजित होता है। तो यहाँ क्या है
कि जब जो विभिन्न विभाजित समुदाय है वो देखता है कि अरे फला ग्रुप के हाथ में तो सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये यहाँ जो है रिलेटिव डिप्राइवेशन की स्थिति पैदा होती है और यही क्रांति का काम करती है। आज की तारीख में इस सवर्णों ने जो लंबी साजिश की है, इस देश के साधु संतों ने, इस देश के मीडिया ने, इस देश के इंटेलेक्चुअल ने, इस देश के छात्रों ने, इस देश की न्यायपालिका ने जो साजिश की है, उस साजिश के फलस्वरूप जो है इनकी सत्ता ध्वंस हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं इन्होंने अपनी मौत का सामान जो है खुद यहाँ पर जो है खड़ा कर दिया है। इनको खत्म हो जाना पड़ेगा। खत्म इसलिए सर जो बतलाया कि रिलेटिव डिप्राइवेशन के लिए सापेक्षिक वंचना के जो हालात हैं वो आज की तारीख में दुनिया में कभी रहे नहीं सर। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें रोटी के टुकड़े के लिए लड़ाई होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में गिलोटिन पर लटका दिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी सर जो है जो शासक वर्ग है उसके पास इतना कुछ नहीं था जितना कि आज की तारीख में है। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति होती 1917 में जारशाही के टाइम में, उस समय भी समाज में ये विभाजन नहीं था कि वंचितों की तुलना में जो शोषक वर्ग है उसके पास इतना जो है सोर्सेज ऑफ पावर पर कब्जा हो। तो आज की तारीख में भारत के सवर्णों ने शक्ति के स्रोतों पर जो बेहिसाब कब्जा ये कर लिया सर, इसमें उन्होंने अपने जो है ध्वंस का सामान जुगाड़ कर दिया। आपको इसका इस्तेमाल करना है। कारण ये कि डेमोक्रेसी तरीके से, डेमोक्रेसी में सर जो सबसे बड़ा जो निर्णायक तत्व होता है वो होता है संख्या बल। वोट के द्वारा जो सत्ता परिवर्तन होते हैं डेमोक्रेसी में, उसमें सबसे निर्णायक फैक्टर होता है संख्या बल। और आज की तारीख में विश्व इतिहास में आपके बहुजनों के रूप में जो डिप्राइव सेक्शन का संख्या बल है दुनिया के इतिहास में कभी आया ही नहीं। आप इस वंचित तबके को बस उसके जेहन में जो है वो याद दिलाइए, डिप्राइव जो है रिलेटिव डिप्राइवेशन को, उनको वंचना का एहसास कराइए, देखिए बात बन जाती है। अब यहाँ जो एक सवाल पैदा होता है सर कि हमारा मॉडल देश क्या है। जिस स्थिति में हम लोग आज हैं सर, उस स्थिति में एक ही देश रहा वही हमारे लिए मॉडल हो सकता है। उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की डेमोग्राफी जो है, उनकी जनसंख्यिकी जो है बिल्कुल आपके भारत के जैसी है। भारत में जैसे जो है सवर्ण है उसी तरीके से वहां पर 8-10% गोरे थे। भारत में जो है सवर्ण है, ओबीसी है, एससी एसटी है और माइनॉरिटीज है। ये 4 सोशल ग्रुप दिखाई पड़ता है मेजर सर। और साउथ अफ्रीका में क्या है, साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट यही स्थिति थी। वहां 8 से 10% गोरे रहे, 8 से 10% गोरे रहे, जिनका भारत के सवर्णों के भांति शक्ति के स्रोतों पर 80 से 90% कब्जा रहा। 8 से 10% गोरों का। वहां ये ग्रुप क्या था, कलर्ड पीपुल का। 11 से 12% आबादी पड़ती है। एशियाई मुल्कों से गए हुए जो लोग हैं, थोड़ा उसमें काले भी हैं, तो गेहुआ रंग के, तरह तरह के, इनको कलर्ड ग्रुप कहा जाता है। जो एशियाई मुल्कों से गए हुए, तो इनकी संख्या जो है 12% के आसपास। 79% वहां के मूल निवासी हैं, ब्लैक्स, काले। इन ब्लैक्स में भी विभाजन है। हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हमारे दलित पिछड़ों में जो विभाजन है, एक शत्रुता है, सारी दुनिया में एक चीज है। जो ब्लैक्स है बिल्कुल एक नहीं है सर। ब्लैक्स में 34 किस्म का डिवीजन है, 34 टाइप का जो है डिवीजन है उनमें। तो उन ब्लैक्स में उस बदमाशों को देखिए कि जो मिक्स रेस से जो ब्लैक्स पैदा होता है, बाप गोरा है, माँ काली है, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा थोड़ा उसका कलर तो फेयर रहेगा। उसी तरीके से मैक्सिकन कंट्रीज हैं तरह तरह के, तो उनमें 34 डिवीजन है सर। अब वो काले भी साले पागलपन के शिकार हैं। जैसे हम दलित पिछड़े अपने आप को ये मानते, चमार दुसाद अहीर कुर्मी का हमारे एक दूसरे को बड़ा मानते, उस तरीके का पागलपन उनमें भी रहा। लेकिन इस पागलपन के बीच में जो कॉमन चीज रहा है, उनको ये एहसास कराया गया कि ठीक है आप ये हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जो है शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत हो। ये एहसास उनमें आया। और ये एहसास आने के बाद से जो है 1994 में जब उनकी ये होती है, वहां पर जो साउथ अफ्रीका जो स्वाधीन होता है, 1996 में वहां पर बनता है, मंडेला जो है अपना संविधान जो बनाते हैं,
मंडेला 1990 या 91 में सर कलकत्ता आए थे, मैंने ईडन गार्डन में उनको सुना था। मंडेला ने जाते वक्त कहा था कि हमारा संविधान जो है डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से प्रेरित रहेगा। तो आपके भारत के संविधान को ही सारी दुनिया में फॉलो करके जो है सर गैर बराबरी से निजात दिलाने की कोशिश की गई है। भारत का ही संविधान ही जो अमेरिका वालों ने एडॉप्ट किया और एडॉप्ट करके जिस डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी के तहत वहां की जो सामाजिक रेशियल जो नस्ली जो सामाजिक विविधता उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में क्या है, 70% व्हाइट है, 30% के आसपास आपको नॉन व्हाइट है। नॉन व्हाइट में भी कई डिवीजन है। 3.5% एशियाई पैसिफिक लोग हैं। एशिया से गए हुए आपके जो लोग हैं उनको 3.5% वो है। 1.5% के करीब आपका जो है रेड इंडियंस है। 11% वो हिस्पैनिक्स है। 13% के करीब ब्लैक्स है, निग्रोज है। तीन सबको मिलाकर के नॉन व्हाइट की आबादी जो है 30% के आसपास है। तो वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान जो है बड़े संघर्षों के बाद जब लागू होता है 1970 के डिकेड में, तो वहाँ ये तय किया जाता है कि अमेरिका की जो नस्ली विविधता है वो हर जगह दिखे। अमेरिका की रेशियल डाइवर्सिटी शुड रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि इस नस्ली विविधता में जिस नस्ली ग्रुप का जो संख्या अनुपात है वो झलकना चाहिए। इसी का नतीजा है सर, अमेरिका में जो इंडियन जाके झंडे गाड़ते हैं उनमें कोई चमत्कार नहीं है सर। ये आपके बदमाश इंडियन मीडिया की बदमाशी है। वो पैन अमेरिका पर नहीं वो करते हैं, पूरे अमेरिका लेवल पर कम्पीट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग का जो है कोटा है ना, हम लोग ये करते, ओबीसी जो है अपने कोटे में फाइट करता है, एससी अपने फाइट में करती है। तो ये बदमाश जो इंडिया के लोग वहां जहाँ पर हीरो दिखाती है वो 3.5% का जो कोटा है उस दायरे में ये करते हैं और उसमें सफल होते हैं। तो कल्पना चावला कोई बनती है तो कोई कुछ, अभी जो है एक लेडी पॉलिटिक्स में आई है सर, ये वहां उन्होंने इस तरीके से किया। साउथ अफ्रीका में वही होता है, जब उनका संविधान लागू होता है तो वो जो है विविधता नीति लागू करते हैं कि जिस कलर ग्रुप का जो संख्या अनुपात है उस अनुपात में उसको जो है तमाम क्षेत्रों में अवसर दिया जाएगा। ये संविधान में प्रावधान होता है। नतीजा क्या होता है कि भारत के सवर्णों की भांत अमेरिका साउथ अफ्रीका में जो गोरे हैं जिनका 8 से 10% आबादी है और शक्ति के स्रोतों पर 80 से 90% कब्जा है, वो इस संविधान के फलस्वरूप संख्या अनुपात पर सिमटने के लिए भी हो गए। उनका जितना भी अपॉर्चुनिटी 80-90% से घट करके सिर्फ 8-9% पर आ जाती है। 8-9% पर आने का नतीजा क्या होता है कि उनके हिस्से मान लीजिए 80% वो इंजॉय करते थे, अब यदि उनको 8% या 10% दे दिया जाता है तो 80 में 10% माइनस कीजिए तो 70% सरप्लस हो जाता है। वो सरप्लस चीजें जो है वंचित जो है रेसे जो उनमें बटना शुरू हो गया। इस तरीके से वहां पर इक्वलिटी आ रही है और साउथ अफ्रीका से गोरे जो है वहां भागना शुरू किए हैं। वहां हैवक मेजोरिटी आती है सर। वहां जैकब जुमा जैसा एक व्यक्ति पैदा होता है जो मूल निवासीवाद का प्रवक्ता के बहुत खुल के कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो सारी चीजों में अपने लोगों को संख्या अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। और ये उसका स्लोगन जो है उसको सत्ता में लाता है और सत्ता में आने के बाद से वो क्या सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। आपको बतला दूं कि सर 2018 में जब हम लोग होली एंजॉय कर रहे थे उसी दिन साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित होता है और उस प्रस्ताव पारित होने के बाद से जो है साउथ अफ्रीका की 72% जमीनें 8 से 9% गोरों के हाथ में थी। संसद के एक झटके से जो सारी चीजें खत्म हो जाती है। डेमोक्रेसी की ताकत मैं बतला रहा हूं सर। जो लोग कहते हैं कि खूनी क्रांति से क्या है, साला कुछ हो पाएगा। जो ताकत आपके डेमोक्रेसी में है, वोट के द्वारा आप सत्ता लीजिए, सत्ता के बाद जब आपके हाथ में वो आ जाता है, पावर आ जाता है, हैबक पावर आ जाता है, उसका जो चाहे सो इस्तेमाल कीजिए। भारत उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। आज की तारीख में मोदी के हाथ में हैबक मेजोरिटी है, जबरदस्त उसका जो है वो वहां पर प्रतिनिधित्व है और उस संख्या बल के जोर से मोदी सब कुछ कर रहा है, देश बेच दिया, सब कुछ जो कर दिया। तो जो ताकत आपको डेमोक्रेसी में है सर वो कहीं नहीं है। और डेमोक्रेसी को यदि हम मॉडल बनाते हैं तो हमारा मॉडल जो आपने सवाल किया वो मॉडल जो है साउथ अफ्रीका हो सकता है। हम आपके लोगों से, अपने लोगों से आग्रह करेंगे कि प्लीज बाकी बातें भूल करके आप भारत को साउथ अफ्रीका बनाने की कोशिश करो और हम इसमें सफल हो सकते हैं सर। सफल होने का जो सबसे बड़ा आधार है मतलब है सर, आपने मेरी कई किताबें पढ़ी है, लोगों को समझाते भी हैं। जो मैं बताया सर कि डेमोक्रेसी का सबसे जो निर्णायक फैक्टर होता है वो होता है संख्या बल।
और संख्या बल आपके पास है। दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी वंचित आबादी कभी जो है धरती पर आई ही नहीं। अब इस वंचित आबादी को, सर ये हमारा आपका ड्यूटी पड़ता है कि वंचित आबादी की जो है इसकी वंचना को सद्व्यवहार करें। जब सद्व्यवहार करेंगे, उसमें एस्पिरेशन जब पैदा करेंगे कि सभी क्षेत्रों में हम सत्ता में आकर तुमको भागीदारी दें, बहुत ही हो सकता है। मैं बड़े दावे के साथ अपने दर्जनों किताबों में लिखा हूं सर कि आज की तारीख में बीजेपी दुनिया की सबसे पावरफुल पार्टी है, लेकिन बीजेपी को सत्ता से आउट करने जैसा आसान पॉलिटिकल टास्क कुछ हो ही नहीं सकता। और इस टास्क को यदि आप अंजाम देना चाहते हैं तो जो बात हम लोग कह रहे हैं, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के तहत जो है हम लोग जो 10 सूत्रीय एजेंडा दिए हैं, उस 10 सूत्रीय एजेंडे में शक्ति के सारे स्रोत आ जाते हैं। ये बात यही इंस्पिरेशन पैदा की है। बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणा पत्र आप पढ़े हैं सर, नए सिरे से फिर पढ़ लीजिएगा। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हम अपने लोगों में, कांसीराम ने इसमें, अब हाल के सालों में हमारा क्या चमत्कार होता है, कांसीराम ने लोगों में रूलर बनने का एस्पिरेशन पैदा किया। जो हजारों साल की दास जाति है उसमें कांसीराम जो है शासक बनने की भावना पैदा करते हैं। और आज आप देखिए कि पॉलिटिकल क्षेत्र में कितना बड़ा आपका दबदबा है, ग्राम पंचायत से लेकर के शहरी निकाय। और क्या, एक जमाने में 3% ब्राह्मणों का जो है 56% रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था पार्लियामेंट में, सारी चीजें खत्म हो गई। तो कांसीराम ने जो शासक बनने का एस्पिरेशन पैदा किया तो गली गली में जो है छोटे बड़े नेता उभर गए हैं। उसी तरीके से हम लोगों को एस्पिरेशन पैदा करना पड़ेगा, सोर्सेज ऑफ पावर में शेयर करें, संख्या अनुपात में A to Z सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी का। और इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा वही जो एक शब्दावली आपको बताया सर, जो रिलेटिव डिप्राइवेशन है, जो सापेक्षिक वंचना है, आपको दिखलाना पड़ेगा कि आज इस सब के हाथ में क्या है। निकल जाइए शहर में, आइए, जितने भी अट्टालिकाएं दिखाई पड़ती है, अपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं, 80 से 90% जो फ्लैट उनके हैं। शहरों में जितनी बड़ी दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, एक भी दुकान आपके नहीं, प्राय 80 से 90% जो है शॉपिंग मॉल्स उनके हैं। जो मीडिया विचारों के निर्माण में, जो मीडिया की कितनी ताकत है, आपने देखा कि अन्ना हजारे और केजरीवाल जैसे थर्ड क्लास के लोगों को हीरो बना दिया। 80 से 90% कब्जा उनका है। पूंजीपतियों का क्या कहना, ये बदमाश साधु संतों को जो है एक्सपोज करना है कि साधु संत जो है, ये बदमाशों को जो है करना चाहिए हरि भजन मोक्ष के लिए उपक्रम करना चाहिए। लेकिन देखिए इनमें कितना अपना जातीयतावाद, अपने जाति का क्लास इंटरेस्ट कितना है कि ये हरि की भक्ति छोड़ के अपने क्लास इंटरेस्ट में निमग्न हो गए। जब साधु संत इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, ईश्वर को छोड़ करके अपने समाज की मुक्ति के लिए कुचक्र रचते हैं, ये कुचक्र ही रचते हैं, कुचक्र रचते हैं। मीडिया जो है लोकतंत्र का जो एक खंभा है, मीडिया अपना चरित्र भूल करके आज जो है सत्ताधारी दल का जो है प्रवक्ता बन गया। उसी तरीके से लेखक पत्रकार जिनको पूरे देश का सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है समानों की, तो वो चीज जो है आपको पैदा करनी चाहिए। तो हमारे पास जो है, आपको बता रहा हूँ सर, मॉडल देश हमारा होना चाहिए साउथ अफ्रीका, जिसका नामकरण करके हमको साउथ अफ्रीका बनाना है। दूसरा जो है ये, इसके लिए क्या हमारे पास हथियार हो, हमारे पास जो सबसे बड़ा जो एसेट्स है सर, वो है संख्या बल। इस संख्या बल में हमको जो है रिलेटिव डिप्राइवेशन की भावना से, सापेक्षिक वंचना के एहसास से इनको लैस कर देना। इतना कुछ कीजिए। कमी हमारे पास क्या है, कमी हमारे पास क्या है सर, कि सारी दुनिया का जो ये, हमको डेमोक्रेटिक क्रांति करनी है। एक खूनी क्रांति होती है और हमें लोकतांत्रिक क्रांति करनी है। लोकतांत्रिक क्रांति जो वोट के माध्यम से हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या सर, वो है नेतृत्व को लेकर। सारी दुनिया में जितनी भी लिबरेशन की लड़ाइयां लड़ी जाती है ना, उसमें कुछ खास व्यक्ति नेतृत्व देते हैं। गांधी नेतृत्व देता है, माओ त्से तुंग, ऐसे कुछ लीडर्स पैदा होते हैं। कृष्ण भाई, भारत में कांसीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव बाबू, ऐसे लोग पैदा होते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या, ऐसे चरित्र के लोगों की कमी हो गई। इनमें आज जो है, आज कांसीराम होते, आज बाबू जगदेव प्रसाद होते, राम स्वरूप वर्मा होते, बाबा साहब पूरे होते, क्या कहना चला, जो है सत्ता है आपकी होती। लेकिन अफसोस यह है कि इनके जो अनुयायी हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है सर, ये सारे के सारे दलाल में तब्दील हो गए हैं। इस सत्ता पक्ष के जो है प्रवक्ता बन गए हैं। सबसे बड़ी समस्या है। नहीं तो ये थोड़ा सा भी जो है
अगर ईमानदार होते, अपनी व्यक्तिगत कमियों की वजह से सत्ता के सामने इस तरीके से सरेंडर नहीं किए होते, तो जो है मैं कहता हूं कि बीजेपी को हराने जैसा आसान काम कुछ है ही नहीं सर। संख्या बल से बड़ा कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आपके पास जनशक्ति है, जनशक्ति का अगर कायदे से सदुपयोग कर ले तो आज जो है भारत के जो सवाल है उनकी वही स्थिति होगी जो साउथ अफ्रीका की है। वो भारत छोड़ के भागने की परिकल्पना कर सकते हैं यदि आप कायदे से जनशक्ति का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ हमारे सामने समस्या है कि इस जनशक्ति को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास करिश्माई कोई प्रभावशाली नेता नहीं है। नेता जो है साले दलाल बन चुके हैं। अगर ये ठीक होते तो थोड़े से इनके प्रयास से जो ये हो सकता था। ऐसी स्थिति में जब आपको लिबरेट करना है, समाज गुलाम आपको बन चुका है सर, और इस गुलाम समाज के लिए वैसी ही लड़ाई लड़ने की जरूरत है जो हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, साउथ अफ्रीका ने लड़ा था, दुनिया के तमाम देशों में लड़ी। उस लड़ाई को ये करने के लिए अंजाम देने की जिम्मेवारी इतिहास ने भारत के बहुजनों के कंधे पर ये कर दी है। अब इसमें समस्या ये है कि आपके नेता तो निकम्मे हो चुके हैं, उनसे कोई ये नहीं, ये सत्ता के दलाल बन चुके हैं। यहाँ पर सर जो है आपको अपने बहुजन समाज के एक्टिविस्टों को अलग जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हमें अपनी प्रायोरिटी को बदलना पड़ेगा सर। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है सर, अभी पिछले 5-7 दिनों से मैं देख रहा हूँ, एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दिया कि वो दलित बुद्धिजीवी जो है वो क्या कैपिटल बौद्धिक पूंजी तैयार कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। किताब किन पर लिख रहे हैं? फलाना पर शोध कर रहे हैं। वर्तमान में बहुजन समाज का एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति नौजवान है, बड़ी उम्मीदें है, और वो व्यक्ति जो है हमारे लिबरेशन में बड़ा काम करेगा। 2 सप्ताह पहले हमसे संपर्क किया, कहा कि सर एक महापुरुष हुए साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया में, उन्होंने बड़ा काम किया, उन पर अब तक कोई किताब नहीं आई है, मैं उन पर किताब तैयार करना चाहता हूँ। हमने उनको साधुवाद दिया, लेकिन हमने कहा भाई ये देखो प्रायोरिटी क्या है तुम्हारा। 100-300 साल पहले पैदा हुए व्यक्ति ने कुछ किया, हमने सम्मान करते हैं, सब कुछ किया। आज आग लग चुकी है सर, आज आग लग चुकी है। आपको जो है प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। हमें बड़ा अफसोस है कि अभी हमने हाल ही में देखा कि एक कवि जो है, एक व्यक्ति जो अपने बड़े करीबी हैं, वो जो है दलित साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं। दलित साहित्य का इतिहास आप 2 साल में लिखोगे, क्या उखाड़ लोगे लिख करके? कोई फलाना का ये कह रहा, कुछ नहीं सर, आग लग चुकी है। सारी चीजें जो है आपको स्थगित करके जो है इस पर आना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ लोगों में जो रिलेटिव डिप्राइवेशन है, जो सापेक्षिक वंचना है, इस एहसास पर से जो है आपको कविता कहानी ये करनी पड़ेगी। आपका जितना भी जो है जो सोशल एक्टिविज्म उसको ये करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए ब्राह्मणवाद विरोध को त्यागना पड़ेगा सर, बुरा ना माने, कुछ समय के लिए मैं कहूंगा कि बुद्धिज्म को परे रखना पड़ेगा। इस समय 1 से लेकर के 9:30 तक, 10 में 1 से लेकर के 9:30 तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की परिकल्पना हमको करनी है। तो हमारा लिखा हुआ एक एक शब्द उस पर जाए, किस तरीके से हमारे लोग जो है इसके लिए तैयार। ये ब्राह्मणवाद विरोध, ये कविता कहानी और क्या क्या सब जो होता है, वो शोध पत्र, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिख करके जो है आप कुछ नहीं, आप विद्वान बनेंगे, समाज को कुछ नहीं। आग लगी है सर। अब आग लगने में एक बुद्धिजीवी की क्या भूमिका हो सकती है, और वैसी स्थिति में भूमिका जबकि आपका नेतृत्व निकम्मा हो चुका है, सत्ता का दलाल बन चुका है, इस स्थिति में हमारी आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? मेरे ख्याल से सर जो है आपसे आग्रह रहेगा, आप इतना बड़ा काम करें, अपने चैनल के द्वारा जो है हमारे बुद्धिजीवियों को इस जिम्मेवारी से लैस कीजिए, उनको बार बार बताइए। आप भी ध्यान रखिए बार बार कि आपके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, दुनिया के इतिहास में कभी नहीं रहा, वो है संख्या बल। वंचितों का इतना बड़ा संख्या बल जो दुनिया विश्व इतिहास में कभी नहीं रहा। ये जो है वंचित जो है अब गुलामी से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं सर। आज आपके समाज में जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से इतनी अधिक जो है ये आ चुकी है, हजारों लोगों में संख्या अनुपात में तमाम क्षेत्र में भागीदारी की बात पैदा हो चुकी है। अब इसको चैनलाइज करना है। अगर आपके नेता नालायक नहीं होते तब तो ये बहुत आसानी से हो सकता था, लेकिन जो है वो नेता ये हो चुके, बैरियर बन चुके। ऐसे में सर जो है
हम बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी बनती है कि इतिहास ने जहां हमें पुश कर दिया है एक आज़ादी की नई लड़ाई लड़ने के लिए, इसमें अपनी भूमिका अदा करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा बर्डन लें। अपने जितने भी कवि हैं, साहित्यकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको समझाएं कि जो है आप कुछ समय के लिए बाकी चीजें जो स्थगित कर दो। यहाँ मैं थोड़ा विवेकानंद की एक बात बताना चाहता हूँ सर। विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद, उसने जो है जो आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उसने बड़े दावे के साथ कहा, मैं वो कोटेशन कहीं लिखा था भूल गया, बहुत उसने महत्वपूर्ण बात कही थी। उसने कहा कि वो भक्त आदमी था, आध्यात्मिक जगत का आदमी था। उसने कहा कि आज की तारीख में हमारे 33 करोड़ जितने भी देवी देवता है सब सो रहे हैं, आप उनको भूल जाओ। एकमात्र जागृत देवता हमारी जो है राष्ट्र माता है, भारत भूमि है, उसको ये करना चाहिए। इसलिए तो उस तरीके से जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि आप विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के बाकी बातें भूल जाइए। आप जो है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए कि इतनी बड़ी विशाल आबादी जो है आप प्योर गुलामों की स्थिति में पहुंच चुकी है। हिंदू राष्ट्र का ऐलान जो है बस ये कुछ घड़ी के बाद है। उस हिंदू राष्ट्र में जो है आपने देखा जो है कि कमर में झाड़ू और क्या क्या शायद ये सारी चीजें आ सकती है। तो ही चीज सर मेरा बस यही आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग अपने जहन में बिठा ले कि इतिहास ने आपको उस स्टेज पर खड़ा कर दिया जहां आपको लिबरेशन की लड़ाई लड़नी है। और लिबरेशन की लड़ाई लड़ने के लिए दो चीजें कि आपके पास जो प्लस पॉइंट है कि विशाल संख्या बल है। इस संख्या बल को जो है आप रिलेटिव डिप्राइवेशन के, सापेक्षिक वंचना के एहसास से लैस कीजिए, आगे बढ़िए, आपकी जो है जीत होनी तय है। थैंक यू सर, आपने इतना हौसला दिया आपके लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि आज हमारी संख्या पर बहुत ज्यादा है और वयस्क मताधिकार हमारे पास है। और यदि हम जो है अपनी वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल करके, संख्या बल का इस्तेमाल करके अब हम राजनीतिक क्रांति करते हैं, राजनीतिक सत्ता पर अपना हक अधिकार जमाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुजन अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। इसलिए आप हमारे इस चैनल में अपने इतना समय दिया, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि इस उम्र में भी इस ऊर्जा के साथ आप इतनी बड़ी मुस्तैदी के साथ 1.5 घंटे तक हमारे साथ जमे रहे, इसके लिए मैं आपका जो है फिर हौसला अफजाई करता हूँ। और आप जैसे मनीषियों की इस देश को जरूरत है जो सब लोगों का जो है हौसला बढ़ा सके, बहुजनों का हौसला बढ़ा सके। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। सभी को जय भीम, जय भारत।